जय श्री राम। नमस्ते विजय जी, क्या हाल चाल। यार प्रशांत जी, बढ़िया बढ़िया। आप बताओ क्या चल रहा है। कुछ नहीं, तो आज हमारे पास लाइक धर्म क्षेत्र में हमारे पास तीन टॉपिक हम आज बात करने वाले हैं। एक तो क्रिश्चियन कन्वर्जन के बारे में, कि क्रिश्चियन कन्वर्जन कैसे हो रहा है, डेमोग्राफी पे इस पर क्या असर पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, वी विल टॉक अबाउट दैट। सेकंड हमारा है कि जो मुस्लिम डेमोग्राफी हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, उस पर बात करेंगे। जो क्या बोलते हैं, रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जो इंडिया में मूव कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, फ्यूचर क्या है, सरकार को क्या स्टेप लेने चाहिए। और तीसरा हमारा जो मेन है वो है बॉलीवुड और मीडिया कैसे इन लोगों को क्या स्पेस दे रहा है कि इस टाइप की बातें, इस टाइप की चीज़ें कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये तीन टॉपिक की बात करेंगे। तो विजय जी, स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्रिश्चियन कन्वर्जन पे। तो अभी क्या स्थिति है, यानी क्या चल क्या रहा है। यार एक्चुअली ओवरऑल ना, ये एक्चुअली एक सिर्फ क्रिश्चियन डेमोग्राफी का ही और या क्रिश्चियन कन्वर्जन का ही मुद्दा नहीं है। वो है कि अब आजकल इंसिडेंट बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, इसलिए। मगर वो है बात, तो दोनों मुस्लिम कन्वर्जन भी हो रहे हैं, इधर क्रिश्चियन कन्वर्जन भी हो रहे हैं। क्रिश्चियन कन्वर्जन आज पहले नॉर्थ ईस्ट में था। जैसे अब कुछ साल पहले की बात करोगे, कुछ साल पहले देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे ये लोग मिशनरीज बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। यहाँ पे ये लोग जितने भी जो गरीब हैं, जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको लालच दे के आपको गाय दे देंगे, भैंस। उस टाइम पे वो गाय भैंस उनके लिए बहुत महंगी और बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उस तरह की कि आपको राशन मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, 5,000 रुपये गाय और ये सब दे के वो कन्वर्ट करवा रहे थे वहाँ पे। मगर अब जो है मिशनरीज, वो सेंट्रल इंडिया, नॉर्थन रीजन जो है वहाँ तक आ गई है। अभी अगर आप पंजाब का हाल देखोगे वैसे, अब तो पंजाब में ये एकदम फटा हुआ है। कि अनऑफिशियल जो डेटा है, जो रिपोर्ट्स है, ग्राउंड रिपोर्ट्स, वो ये कह रही है आज की डेट में पंजाब की ओवरऑल पॉपुलेशन का 13 से 15% क्रिश्चियन कन्वर्जन हो चुका है। मतलब पंजाब की पॉपुलेशन का 13 से 15% शेयर आज की डेट में क्रिश्चियन है। अब वो क्यों है, कैसे है, वहाँ पे जो मिशनरीज है, जो किस लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं, कैसे क्या काम कर रहे हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन ही है। वो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं कि प्लान करते हैं कहाँ पे कौन सा रीजन है, कौन सी फैमिलीज को पहले पकड़ना चाहिए, अच्छा कौन ज़्यादा वल्नरेबल है। अब अगर सही टर्म से बोलूँ, कौन ज़्यादा वल्नरेबल है, तो उसको पकड़ के आप कैसे कन्वर्ट करवा सकते हो। फिर उनसे हम क्या क्या करेंगे, और वो है ना कि अपनी पॉपुलेशन कैसे ग्रो करें। तो ये चीज़ दोनों कम्युनिटीज़ में हो रहा है, अकेला क्रिश्चियन का ही नहीं है, दोनों मुस्लिम में भी चल रहा है। हमने देखा ही था, वो चांगुर बाबा पकड़ा गया था जो यूपी में वो मास लेवल पे कन्वर्जन करवा रहा था। और भी हैं, जैसे चर्च, यूपी में ही शायद पकड़ा गया है कोई पादरी है, बाप बेटे दोनों कन्वर्जन भी करवा रहे थे, साथ में वो महिलाओं से गलत हरकतें, छेड़छाड़ और वो सब भी करे। तो ये एक्चुअली बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, जिसकी कोई ऑफिशियल लेवल पे या कोई भी बड़े लेवल पे बात नहीं कर रहा है। नहीं, इस पे ये मुझे ये तो समझ में आता है कि यानी मुस्लिमों का, मुझे एक लगता है इसमें एक ओपिनियन मेरा, कि मुस्लिम का तो चलो ठीक है, क्या हालत है कि ये पकड़े जाते हैं जल्दी। और ये ऐसा नहीं कि हाँ हमेशा पकड़े जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये पकड़े जा रहे हैं। जो ये लड़के, हिंदू लड़के को कोशिश कर रहे हैं मूव कन्वर्ट करने के लिए वो चीज़ें, लेकिन फैमिली टू फैमिली कन्वर्जन नहीं हो रहा। लेकिन क्रिश्चियन में मैंने देखा है कि क्या बोलते हैं, ये फैमिली टू फैमिली के पूरे गांव के गांव ही कन्वर्ट कर जा रहे हैं। और ये साइलेंटली बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, कि यानी धीरे 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 अंदर अंदर में। जैसे मैंने एक सुना था कि वहाँ पे जैसे आपका पंजाब में, तो पंजाब में जो वहाँ के क्या बोलते हैं दलित है, यानी कि दलित नहीं कह सकते, यानी जो निचले तबके लोग हैं, उनको क्या किया उन्होंने, मंदिर में पहले बोला कि अच्छा ठीक है, जीसस तो यीशु तो क्या बोलते हैं कृष्णा के टाइप की है, आप इसको मंदिर में रख लो एक बार। उन्होंने चलो ठीक है, पहले सोचा कि हाँ ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, चलो ठीक है रख लिया। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या बोलने लगा कि कहते हैं 5-6 महीने बाद की कहते हैं कि इसको अब ना आप ये हटा दो, सिर्फ यीशु की पूजा करो। तो इस टाइप से जो कन्वर्जन हो रहा है ना, वो एक्चुअल में साइलेंटली जो हो रहा है, वो एक्चुअली में भाई प्रॉब्लमेटिक है। एक्चुअली देखो, एक्चुअली मोडस ऑपरेंडी इनका ये भी है ना कि आप धीरे धीरे आपके धर्म पे सवाल उठाओ। आप सवाल उठाते हो लोगों से कि अच्छा तुम्हारे भगवान ने क्या कर दिया, कर दिया। हमने जितने भी इनके जो कन्वर्जन वाले हैं, या जो भी क्या बोलते हैं, इनके फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं, जो भी इनके सेरेमनी वगैरह जो करवाते हैं ये लोग मास लेवल पे, वहाँ पे जितने भी आपने ऑनलाइन वीडियो देखे होंगे, सब लोग सभी जगह पे स्टेज पे नाच रहा होता है एक आदमी, माइक लेके बोल रहा होता है कुछ,
उसके आसपास 10-12 महिलाएं नाच रही होती है, वही बाल बाल खोल के। हम लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में हमने देखा है कि हाँ, कोई भी मंदिर वगैरह में जाओगे आप, किसी की अगर कोई परेशानी है तो प्रोग्राम्स वगैरह में वैसा माहौल होता है, वैसा वैसा माहौल ये क्रिएट करते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाता है कि अच्छा, आप तो भगवान को मानते हो, आप आपके भगवान ने क्या कर दिया? आप जैसे किसी के साथ में कोई दिक्कत है, मान लो मेरे ही परिवार का है जिसके कोई हेल्थ बहुत टाइम से सही नहीं हो रही, उसको टारगेट करेंगे भाई साहब, ये उसको बोलेंगे अच्छा, तुमने भगवान को मान के देख लिया, बंदा तो सही हो ही नहीं रहा है तुम्हारा, आओ देखो हम चमत्कार दिखाते हैं। वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा नाचेंगे, और जो पेड एक्टर्स होते हैं वहाँ पे, उनको बोलेंगे तुम ऐसे एक्टिंग करो, वहां पे सर पे हाथ रखेगा, पानी सही का 2 बात है। छींटा मारेगा, वो बंदा एकदम, या बंदा बंदी लड़की महिला जो भी है, वो तुरंत खड़ी होके तुरंत प्रभाव से नाचना शुरू कर देगी, बोले ये देखो ये चल भी नहीं पा रहा था, हमारे पास आया, हमारे जीसस ने ऐसा ऐसा कर दिया, वो कर दिया। तो ये लोगों को एक्चुअली, जो वल्नरेबल ज्यादा होते हैं ना, जो एकदम, क्या है ना, जिनके पास कोई ज्यादा इकोनॉमिकली हाई स्टेटस नहीं है ज्यादा, वो अपने आप को मतलब और ज़्यादा ना ड्रेन नहीं कर सकते, पैसा ड्रेन नहीं कर सकते इन चीज़ों में, कि यार मैं भाई इतना बीमारी में पैसा लगाऊं या फिर मैं घर चलाऊं इसमें। ये लोग आपको, एक तो वो चमत्कार दिखा देते हैं स्टेज पे, बढ़िया, उससे लगता है कि हाँ भाई चमत्कार को नमस्कार है। दूसरा ये होता है कि इनकी सैलरी देते हैं ये लोग। अगर आप क्रिश्चियन कन्वर्ट होते हो तो आपको 15,000 रुपये, जो मेरा एरिया है उसकी बात कर रहा हूँ, मेरे देखा है मैं लोगों को जाते हुए इसमें, तो 15,000 रुपये एक महीना, प्लस आपको उसका राशन का खर्चा, या फिर राशन घर पे पहुंचाया जाता है आपके, कि हाँ आप आओ। फिर उनको क्या किया जाता है कि आप एक बार कन्वर्ट हो गए, आपने पहली राशि ले ली, अब आप स्टार्ट करो चर्च आना। चर्च पहले इनका होता है कि छोटा सा कमरा, जो आपने बताया कि हाँ एक बार जीसस को रख लो, आप वो कर लो, पहले छोटा सा कमरा होगा, वहाँ पे 4 लोग, और नहीं ये संडे जस्ट मीटिंग है, आओ धीरे धीरे बताते हैं करते हैं, तो वहाँ से फिर वो वॉशिंग वाला चालू होता है। अब आदमी को क्या चाहिए, जिसके पास पहले से पैसे नहीं हो, सोच रहा है कि यार मेरे पास 15,000 तो आ ही रहे हैं, कम से कम मेरा खर्चा चल रहा है, मेरा कुछ और चल रहा है। वो चीज़ वो हो गई अपने गाँव में या फिर छोटे शहरों में, जहाँ पे अभी तक ये चीज़ों इतनी ज़्यादा नहीं है, और जहाँ पे कमाई के साधन कम है। दूसरा जो है शहरों में जैसे चल रहा है, जैसे साउथ में ले लो, साउथ में क्या है, एनजीओज बनाएंगे ये लोग, स्कूलों में जाएंगे, स्कूलों में प्रेयर सिखाएंगे, एनजीओ बनाएंगे, बोले हाँ हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। मगर मदर टेरेसा को याद करो, हेल्प आपको तभी मिलेगी जब आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओगे। मदर टेरेसा ने कितना कलकत्ता में उत्पात मचाया था इस चक्कर में, कोई नहीं बोलता उसके बारे में, कोई नहीं, बात नहीं करना चाहता है। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल गया इस बारे में कि आपने कितनी हेल्प करी, मगर बेड हॉस्पिटल में उसी को मिलता था जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, बोल दे कि मैं स्वीकार करता हूँ आपको, वो तभी आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, अदरवाइज आप सड़क पे मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको। तो वो सेम काम ये करते हैं लोग, कि आप बोलो कि हम आपके धर्म में आ गए, और तो वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, शुरुआत में हेल्प करेंगे, मगर जब वो होता है ना, मियाद होती है हर चीज़ की, एक वो होती है, लिमिट होती है, तो वो 6 महीने साल भर के बाद में आपको पैसा देना बंद कर देते हैं। तब तब आप अपने ऊपर हो, आप ना यहाँ कह रहे ना वहाँ कह रहे, आपने अपना धर्म भी छोड़ दिया, आप दूसरे के धर्म में पूरी तरह से उतर भी नहीं पाए, तो आप बीच में लटक गए। तो मदर टेरेसा वाली बात बताई ना, उसका तो जो इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ उसमें, यानी मदर टेरेसा का तो ऐसा बोला जाता है कि उसको, यानी जो वहाँ का पोप था, पोप ने उसको एक्चुअल में भेजा था यहाँ पे कि आपको ये कन्वर्जन रैकेट चलाना है यहाँ। और उसका ये था कि जब तक मरते दम तक जब तक तुम, अगर तुम ऐसे जाके मरोगे तभी तुम्हें क्रिश्चियन को क्या बोलते हैं तुम्हें, यानी तुम, जीसस तुमसे प्यार करेंगे। उसका कहना ये था, उसका स्टेटमेंट ये है। और उसको ये लेफ्टिस्ट वालों ने इतना प्रोपेगेंडा बना के हिस्ट्री बुक्स में हर जगह उसको डलवा दिया कि अरे मदर टेरेसा तो बहुत अच्छा काम करती थी, बहुत बड़ी ये थी, बहुत बड़ी, यानी यानी मैं नाम लेना चाहूँ तो यानी गाली नहीं मिलेगी शब्द ऐसे कि नहीं, अल्लाह उसको शब्द नहीं है, हाँ। शब्द नहीं, ऐसे नहीं यानी नहीं, ऐसे गाली बिल्कुल इसके दिया सके, इतना बिल्कुल। गंद चाहिए उसने। नहीं, इतना गंद मचाइए। दूसरा आप ये देखो ना कि आप ह्यूमैनिटी को छोड़ के आप सिर्फ उस चीज का फायदा उठा रहे हो। जब वहाँ महामारी फैली हुई है कलकत्ता में, जब जो रोग आया, महामारी फैली हुई थी, उस टाइम पे आप लोगों का फायदा उठा रहे हो कि भैया तुमको अगर जीना है, तुमको इलाज करना। उसके बावजूद भी उसको पता था, ये उनके पास ना तो साधन थे ठीक करने के ना कुछ और था, उसको ये सब सही में पता था, मगर उसको ये था कि हाँ मैंने कितने नंबर ऑफ पर्सन या कितने लोग, कितने परिवार कन्वर्ट कर दिए, ताकि वो जब जाए वापस पोप के पास, वहां से उसको शाबाशी मिले। और आज भी लोग उसका उदाहरण देते हैं। इनके जो है, जो चर्च है, या जो भी इनके जो मेन जो भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी बैठती है लोग, वहाँ पे वही ना, सबको ट्रेन करने के लिए मदर टेरेसा का ही दिया जाता है कि देखो वो कितनी थी, उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी, वो कैसे काम कर रही थी, देखो ऐसे करना ऐसे करना। वही चीज़ हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो जो अभी मैंने बात बोला ना कि वल्नरेबल जो होता है सोसाइटी में, लोग उसको कैप्चर करते हैं, ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ये चीज़ वहीं से आ रही है। और हमारे यहाँ पे एक्चुअली मेरे को पहले ये चीज़ लगता था कि यार कोई भी पलट सकता है, आदमी कोई भी धर्म छोड़ सकता है, मगर
सिख है ना कभी अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। सिख चलो धर्म क्या पंथ है, वो एक रास्ता है, कभी अपने गुरुओं की चीज नहीं छोड़ेंगे। मगर अब जो डेटा देखा और जो चीजें जो क्रिसमस पे ही जो दंगा नाच हुआ है ना, क्रिसमस पे जो रैलियां और जो इन्होंने यात्रा बोल के निकाला है, गुरु ग्रंथ साहिब की जगह वहां पे वो बाइबल ऐसे रख के उसको लेके जा रहे हैं, वो शर्म आनी चाहिए तुमको भाई, क्या कर रहे हो तुम? कहाँ गुरु ग्रंथ साहिब, कहाँ तुम्हारे 10 गुरुओं ने अपनी कुर्बान कर दिया अपने आप को अपने परिवार को बचाने के लिए? पंथ शुरू किया सिर्फ और सिर्फ लड़ने के लिए कि खालसा था कुछ। अब तुम क्या कर रहे हो सिर्फ 10-15 हज़ार के चक्कर में कि हाँ ठीक है कुछ नहीं है हम उसमें चले जाते हैं। तो वो मेरा जो भरोसा था ना उन पे कि हाँ भाई सिख समाज नहीं करेगा ये, कुछ भी हो डट के खड़ा रहेगा, सामने खड़ा रहेगा, वो चीज़ पर्सनली टूट गई है मेरी। वो पर्सनली मेरे को लग रहा है कि यार नहीं, अब आज के डेट में कुछ भी पॉसिबल, आप पैसा दो किसी को भी बोलो कि हाँ वो तैयार हो जाएगा, सर उसी मुझे चीज़ का इसमें फायदा पैसा, ये लोग मुझे उठा रहे इसमें हैं। एक चीज़ और लगती है कि नहीं, इसमें पैसा सिर्फ नहीं है, इसमें सर मुझे लगता है ये भी है कि ये खालिस्तानी वाली जो क्या बोलते हैं एलिमेंट है ना, इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं है। और ये पैसा प्लस ये मेरे ख्याल से लालच देते होंगे, जैसे पंजाबी में सरदारों में रहता है कि नहीं कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उनके अंदर रहता होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ भेज देंगे, क्योंकि इनके तो चर्च है भाई, चर्च में कहीं भेज सकते हैं इनको, तो भाई फौरन जाना है एक बार। तो मुझे ज्यादा लगता है यानी इनके अंदर, अब जैसे बलजिंदर सिंह ये था यानी, ठीक मैंने देखा उसके कल पुराने शोज देखा, अब तो जेल में बैठा हुआ है, लेकिन उसका वो पैस्टर पैस्टर बोलता था ये करवा दिया वो करवा दिया, चीजें करवा दी, लेकिन रियल में वो फेक दिखते। यानी एक मुझे तो ये नहीं समझ में आता, एक अगर समझदार इंसान, यानी इतनी तो बुद्धि है यार, क्या नहीं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी इतना तो आप वेरीफाई तो कर सकते हो यार। यानी आपके सामने कुछ भी ऐसा कोई एक्स वाई जी कर देगा, आपका जूता काट के निकल जाएगा, तो उसको मान लोगे आप? फिर तो ऐसे तो मतलब आप जो यूपीआई वाले वो होते हैं क्या बोलते हैं फ्रॉड होते हैं, तो ऐसे लोग के साथ होते होंगे जिनको वो इंटरनल वो क्या बोलते हैं हाउस अरेस्ट कर ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं, तो वो ऐसे लोग होंगे ना भाई। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि या तो दो चीजें, या तो बहुत ही ज्यादा बुद्धू है लोग, यानी बेवकूफ है, या यानी इतना दिमाग नहीं है कि चल क्या रहा है मार्केट में। दूसरा मुझे ये लगता है कि यानी वो होगा जो होता है ना कि क्या बोलते हैं कि डर वाला, अरे नहीं यार नहीं कराएंगे तो वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं बच्चे की जॉब नहीं लगेगी, लड़के की शादी नहीं होगी, लड़की की शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, या तो डर है। लेकिन इस चीज में तो डर मुझे तो कहीं दिखता नहीं है भाई। डरो तो चलो ठीक है भैया, आप हिंदू में तो हिंदू में चलो डरो कि भाई हाँ शिव जी आपको नहीं देंगे, शिव जी बुरा मान जाएंगे, शनि बुरा मान जाएंगे, तो चलो मैं मान सकता हूँ। अब जीसस से किस बात के डर है भैया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा आपको। तो यानी अरे यानी यार एक्चुअली, इतना मुझे ये नहीं समझ में आता, अभी भी ये नहीं समझ में आया लिटरली। लोग इतने ठीक है, एक तो पैसे में मान सकता, लेकिन अभी से आपने पंजाबी का नाम लिया, अब सरदारों में तो भैया जो सिख कम्युनिटी है उनके तो यानी पैसा अच्छा खासा है उनकी कम्युनिटी में, और भाई मेहनती होते हैं वो तो वो ये चीजें उनके अंदर कहाँ से आने लगे कि नहीं यार 15,000 के लिए 20,000 के लिए, या कोई और रीजन है क्या है? एक्चुअली देखो यार, जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है ना जो अभी तक मेरे को समझ में आया है और जो मेरा जो भी विश्लेषण है, जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को, वो चाहे आप सिखों में ले लो, चाहे आप हम में हिंदुओं में ले लो, चाहे आप किसी और में ले लो, प्रॉब्लम उसी आदमी के साथ होती है जो अपना इतिहास नहीं जानता। इतिहास नहीं जानते हो आप, आपको ये नहीं पता आपके साथ क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया। आपको अपने धर्म ग्रंथ बोलो या आपके जो पुराने वेद विरासत में जो मिले हैं, जो भी ग्रंथ हैं, आपका धर्म ग्रंथ ही जो अकेले ही नहीं है, वो बहुत सारी और भी किताबें और भी चीज़ें हैं, उन सबको आप नहीं पढ़ते हो, आपको वो चीज़ नहीं, उसका आइडिया ही नहीं है, तो आपका आर्ग्यूमेंट ना बहुत वीक हो जाता है। बात ये, अब वही बात है ना कि इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, स्टेज लगाया, चमत्कार किया, वो पेड एक्टर को पैसे दिए, बोले तुम खड़े हो जाना हम हाथ लगाएंगे तो तुमको, तो वो चीज़ इसी झांसे में जल्दी से क्यों आ जाते हैं लोग। और वही लोग होते हैं जब आप, कोई अगर हिंदू संत महात्मा या कुछ और है, अगर कोई भी करेगा, बहुत से ऐसे होते हैं छोटे बड़े, मैं खुद भाई बहुत लोगों को जानता हूँ अपने हिंदू समाज में ही, है सही बाबा हैं, सही मतलब घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, कई कई लोग घर के अंदर बैठे हैं फिर भी पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, लोगों का भला भी करते हैं, जितना हो पाता करते हैं। मगर उनको लोग आ जाएंगे बोलेंगे कि भाई नहीं तुम तो ढोंगी हो, तुम तो ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ब्राह्मण अगर कुछ बोल दे बोले नहीं तुम तो पैसा ऐंठने की बात कर रहे हो वो कर रहे हो। तो वो चीज़ है ना, वो उनको यार अपना इतिहास पता ही नहीं। अगर पता होता कि भाई हम कहाँ से निकले हैं, क्यों हुआ था ऐसा, किसने किया था, क्या क्या चीज़ें हुई, किस लेवल पे हुई हमारे साथ, तब शायद लोगों को थोड़ा अंदाजा हो कि यार ठीक है, मैं अपने विश्वास को पकड़ के रखता हूँ, वही मेरे लिए ज़्यादा सही है। वो चीज़ है ना कि आप
वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो एक्चुअली धोबी का गधा ना घर का ना घाट का है ना, तो वो इसीलिए ना घर का ना घाट का रहता है कि आपने यहाँ से भी छोड़ दिया और वहां पूरा भी नहीं पकड़ पाए उसको, तो बीच में लटक गए। फिर तो भैया वो घंटे ही हो, आपको जो आएगा वो बजा के चला जाएगा। हाँ, ये बात तो सही। नहीं तो मुझे ये लगता है जैसे आप हिस्ट्री बता रहे हो, उसके आपने हिस्ट्री नहीं पता, तो प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि भारत में 95% जो लोग हैं उनको हिस्ट्री सीखी कहाँ से उन्होंने? बॉलीवुड सिखाया। बॉलीवुड ने बोला ऐसा, ये क्या बोलते हैं, ये पंडित होते हैं, ढोंगी होते हैं, ये ब्राह्मण होते हैं, तो हाँ ये क्या वही बोलते हैं बॉलीवुड। हमसे बुराई करेंगे। ये जब ठाकुर है तो मतलब लड़की का बलात्कार ही करेगा ये। हाँ बॉलीवुड की हर मूवी में फिक्स रोल है। हाँ पंडित है तो वो काइया है, एकदम मंदिर में नहीं घुसने देगा। बनिया है तो वो पैसा ऐंठेगा, और ठाकुर है तो वो भाई उसके घर पे लड़की को भेजना मना है। हाँ। तो यानी तो ये बॉलीवुड का ही तो दिखाया हुआ है ना, तो जो मुझे मुझे जो लगता है अब यानी। बॉलीवुड की हर मूवी में एक भला इंसान होता है, वो मुस्लिम धर्म से होता है, हाँ, वो हमेशा सबकी अच्छाई करता है, चाहे वो उसमें कभी मुस्लिम कोई होगा चाहे बुराई वो नहीं होती। क्रिश्चियन होगा। वो पुरानी एक मूवी है, इसमें गाना है ना, क्या बोलते हैं, धर्मेंद्र का कोई गाना मूवी है, उसमें वो क्रिश्चियन रहता है, वो क्या बोलते हैं, वो जो पादरी को दिखाया एकदम कि नहीं बहुत अच्छा इंसान है ये। तो यानी हमेशा मूवीज में मैंने देखा, हिंदी मूवीज में, बॉलीवुड मूवी में खासकर, इनको यानी हिंदू जो बाबा है उनको ढोंगी दिखाएंगे, इनके कास्ट में बांटने की कोशिश करेंगे, और तीसरा जो है क्या बोलते हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियंस को हमेशा अच्छा दिखाएंगे, यानी ये अच्छा ही होता है। यानी मैं एक्चुअल में आज तक ये मानता था, जब मैं स्कूल तक था तो मुझे इतना, मेरे को तो आइडिया नहीं था भाई क्रिश्चियन में, हम भाई हिंदू मानते थे ठीक है भाई। अब राम मंदिर का आंदोलन हुआ था उस समय सब चीजें जानकारी थी, लेकिन ये नहीं कभी सोचा था कि कहते हैं क्रिश्चियन जो कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, वो इतना बुरे लेवल की चीजें हो रही है। लेकिन जब जैसे धीरे धीरे समझ में आने लगा तब समझ में आई बात है कि यानी ये सबसे जहरीले इंसान नहीं, मुस्लिम क्या है कि सामने लड़ लेते हैं तो ठीक है, ज्यादा नौटंकी करेंगे, पीले भी जाएंगे, अंदर भी जाएंगे, होगा बैंड बजनी है। लेकिन ये चोरी छुपे चोरी छुपे चोरी छुपे चोरी छुपे ने जहर फैलाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, फैलाए जा भाई अभी इस लेवल पे हो गया है ना, एक्चुअली आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च हमारे इंडिया में है। रहे हैं। अच्छा। भाई मेरे को आइडिया नहीं था कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च हमारे इंडिया में है, वो भी झारखंड जैसी स्टेट में, ओ जिसको बस। बोलते हैं कि झारखंड इतना डेवलप नहीं है। वहां पे सबसे बड़ा चर्च है, और अभी वहीं से ही कोई रिपोर्टर थी, फीमेल रिपोर्टर थी, वो रिपोर्टिंग कर रही थी वहां पे। उसकी रिपोर्टिंग में देख रहा था, उसमें वो चीज़ भाई उन्होंने, गांव वालों ने, सबने ये चीज़ बताई है कि अगर आप कन्वर्ट हो गए आराम से, अच्छे से, प्यार से, पैसे लेके या जो भी उनका है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको थोड़े दिन तक सपोर्ट वगैरह वो करेंगे। अगर आपने कन्वर्ट होने से मना कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं वहाँ। कॉन्सिक्वेंसेज हम्म। इन द सेंस कि उनकी कम्युनिटी है वो फिर धीरे धीरे करके क्या है कि वो होता है ना कि देश निकाला देने वाली, कि हाँ, जहाँ गांव जो निकाला देखकर टाइप, हाँ हाँ हाँ। कि कन्वर्ट नहीं हुआ है, हम उससे बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। स्कूल में बच्चों के साथ हो रहा है, स्कूल में बच्चों के साथ बात नहीं कर रहे, वहां पे उनको स्कूल में शिक्षा दी जा रही है कि नहीं चर्च में जाओ, ये अच्छा है, ये है चर्च में, ये भगवान तो राम से भी बड़े हैं। एक महिला तो बोल रही थी उसके, वो रिपोर्टर ने पूछा कि अच्छा आपके क्रिश्चियनिटी में जैसे हमारे तो प्रभु श्री राम है, तो आपके कौन है? तो बोले कि जीसस के पिताजी हैं। तो मैं कहा जीसस के पिताजी का नाम पता है तुमको? कौन थे जीसस के पिताजी? तो सीता जी, वो मदर मैरी हो गई। हाँ, कहाँ से ये चीजें आ रही, ये चीज जी, वो है ना कि वो सही लोग बात है। सिखा रहे हैं, हाँ कंपेयर कर रहे हैं भाई, सीधा सीधा कंपेयर करके। और ये भाई मेरी नजर में सीधा सीधा श्री रामचंद्र जी की और सीता जी की बेइज्जती है कि आप हाँ। वो उस लेवल पे जाके बोल रहे हो। एक जिसका सब कुछ प्रमाण सहित पड़ा है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम 16 गुणों से भरा हुआ है एकदम, पूरे 16 के 16 गुण आज तक एक ही पुरुष में हो, वो श्री रामचंद्र जी हो, इसीलिए उनको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, है ना। पुरुषों हम्म। पुरुषों में जो सबसे उत्तम वो राम। आप मेरे को ये बताओ ना, 16 गुण उनको पता भी है क्या? जिसने क्रिश्चियनिटी शुरू की थी उसको 16 गुणों में से 6 भी बताया गया। तो सीधी उसको सी आप बात। यहाँ कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे ये लोग है ना, वही वही जो आपने बोला था ना शुरुआत में कि हाँ जीसस की मूर्ति साइड में थोड़ा सा खिसका लो, कृष्ण जी के बगल में रख लो, धीरे धीरे फिर वो अपनी जगह बनाते जाएंगे। तो वो चीज़ है कि वो उनको कंपेयर करवा करवा के बता रहे हैं कि हाँ देखो तुम्हारे वाले ने क्या किया है। अब जो होता है ना, एकदम मतलब उल्टे लेवल में लेके चले जाते हैं कि अब किसी को कोई सच्चाई नहीं पता है, किसी को कोई वो आइडिया नहीं है, बोले कृष्ण जी तो रासलीला करते थे। भाई रासलीला होती क्या है पहले ये तो देख लो। कोई हम्म। क्या है आज की जनरेशन में, बोलो रासलीला क्या होती है? वो अपने गाना है ना, तुम करो तो क्या, तुम रासलीला मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, वो है ना, तो उस हाँ लेवल के हाँ, गानों ने दिमाग खराब कर दिया कि रासलीला सही बात। एक्चुअल में क्या है। भाई तुम सिर्फ सेक्स के लेवल पे सोच रहे हो कि हाँ बस भाई यही है रासलीला, हमारे लिए तो लड़की फंसा ली, वो कर लिया, वो कर लिया, वो रासलीला। भाई एक्चुअल में वो बहुत अलग गेम रासलीला इन द सेंस। रासलीला क्या है कि एक
क्या होता है ना कि प्री स्क्रिप्टेड, जिसको मंच पे मतलब अभिनय होता है, जो प्री स्क्रिप्टेड अभिनय, यानी हाँ कि अभिनय, हाँ काइंड ऑफ, हाँ मैं के रासलीला मेनली क्या होता है कि जो पर्टिकुलर चीज़ों के, यानी जैसे आपके कोई कार्य कर रहे हो, मतलब जैसे किसी, आप दोस्त भी हो समझ लो, अगर जो ही नहीं कि आप क्या बोलते हैं किसी स्त्री के साथ हो, आप किसी दोस्त के साथ भी हो, तो दोस्त के साथ आप मजाक मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, वो भी रास में ही आता है। यार वो रास का रास में मतलब आता है ना, क्योंकि वहां पे रास, देखो रास आनंद होता है ना, कि हाँ आनंद मतलब में है। कोई भी चीज़ तो आनंद, जहाँ जैसे पे आनंद आना, जो भी जो भी जो मजा मस्ती रासलीला हो करना, रही थी, जो ये चीज़ें गोप, करना। हाँ, वो है ना कि जो गोपियां जो कृष्ण जी के साथ थी, या जो आज बोला जाता है ना कि कृष्ण जी तो हजारों बीवियां थी, हजारों पत्नियां थी, इतनी गोपियां थी, वो गोपियां भाई वहां पे वो भक्ति के लिए थी। वो उनका रास वो था कि हम इसके आसपास रहें, बस हम इसको देख लेंगे ना तो हमारा आनंद है, एकदम हमारा जीवन उसी में संतुष्ट है, हम उसी में शांत हैं। तो वो उनके लिए वो रास्ता, और कृष्ण जी की वो लीला थी कि हाँ वो वहां पे थे। अब आप उसको कंपेयर कर रहे हो कि भाई हाँ हमारे तो ये है, उसके बराबर तुम्हारे वाले ने तो सिर्फ उल्टे काम किए हैं, हमारे वाले ने देखो अच्छे अच्छे काम किए, तो वो चीज़ गलत है। और लोगों को एक्चुअली फिर वो मेरा पॉइंट आ गया है फिर से कि जब तक लोगों को इतिहास, जब तक लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी ना कि एक्चुअल में क्या हुआ, हमने क्या किया, और दूसरे ने बाहर जाके हमारे साथ क्या किया, तब तक आप उस चीज को ना मेंटेलिटी को बदल नहीं पाओगे। क्योंकि वही बात है जो आपने बोली अभी कि बॉलीवुड ने सबको सिखाया, मूवियां देख देख के ना सब लोगों के दिमाग में वही है कि मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, तुम करो तो रासलीला। ये बात सही है, ये बात है। लेकिन इसमें ये एक 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 बात और भी है, इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि यानी ये जो, यानी लोगों तक ये नॉलेज नहीं है, या फिर नॉलेज पहुंची नहीं है, ठीक है चलो मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड लेफ्टिज्म, लेफ्टिस्ट और वामपंथियों ने बुक्स में डाल दिया, मूवी के थ्रू दिखाया, तो सारा काम तो वामपंथी ने किया, सारे कंट्रोल इनके ऊपर था, कंट्रोल में था इनके सब कुछ, तो सब कुछ किया इन्होंने, ठीक है मैं मानता हूँ उसे। लेकिन उस चीज को, यानी जो हम, जैसे समझ लो आपने बताया कि श्री राम जी के क्या बोलते हैं 16 गुण है, तो 16 गुण होते क्या है? जब आदमी को गुण के बारे में ही नहीं पता होगा, तो वो गुण के बारे में कैसे बताएगा कि बोलते हैं कि अच्छा ये गुण क्या होते हैं या ये क्या होता है? तब आदमी कंपेयर करेगा ना, आप बोलोगे कि राम के बराबर यीशु को बता दोगे, तो भाई यीशु में क्या गुण थे? भाई यीशु क्या बोलते हैं वो, ये तीर चला पाते थे, ये यीशु ये कर पाते थे? है एक नहीं कर बात, पाते थे ना बताओ भाई। क्या आपको, आप अगर 16 गुण बता दो, फॉर एग्जांपल जैसे आपने 16 गुण बता दिए राम जी के कि हाँ उनमें ये गुण थे, वो लोग उसका काउंटर गुण 32 लेके आ जाएंगे वहां पे कि बोला नहीं हमारे यीशु में तो 32 गुण थे, अरे हमारे वाले बत्तीस में तो गुण का, अरे वो 19 तो थे। दिख रहा है ना भाई, आप पहली चीज तो यीशु का कोई हिस्टोरिकल, आप ये वो है नहीं, जो ये साइंस साइंस चिल्लाते हैं तो ना, उस हिसाब से हिस्टोरिकल तो इसका अरे कुछ नहीं। एक्चुअली हिस्टोरिकल भी नहीं है, दूसरी बात ये है कि ये जो है ना क्रिश्चियन फॉलोअर्स और ये सब जो हैं, उनको यही नहीं पता कि यीशु की लाइफ में वो जो बीच का जो हिस्सा गायब है वो था कहाँ भाई, हाँ गया सही कहाँ बात है, हुआ। हाँ वो गए कहाँ भाई, जब बचपन से पैदा फिर हुआ क्या बचपन बोलते में हैं, गायब हो गया, हाँ सीधा वो वापस आ गया बड़ सीधे जवान होके सीधे एकदम। बड़े लेवल पे आया कि हाँ भाई यहाँ से फांसी पे लटक गए, या फिर क्या बोलते हैं उसको लटक गए। लेकिन सूली भाई पे बीच लटका बीच दिया। के इस समय कहाँ पे थे भैया, सूली के बिना कहाँ पे थे? आप क्या कर रहे थे? उसका कोई आपका डेफिनेशन है? कुछ है? कुछ नहीं है उसका, कोई लिखित भी नहीं है आपका। अब पहले चीज आप गुड़ की बात करो, गुड़ का मतलब क्या होता है? मुझे तो ये समझ में आता है, गुड़ का मतलब होता है जो बंदा क्या बोलते हैं बांसुरी बजा, यानी म्यूजिशियन बन सके, म्यूजिक का काम भी कर सके, जो बंदा एक तीर भी चला सके, जो बंदा तलवार भी चला सके, जो बंदा हथौड़ा भी उठा सके, जो बंदा दूध भी निकाल सके, ये गुण होते हैं इंसान के। यानी ये क्या बोलते हैं, हर जो शैली होती है, जीवन के हर शैली के एक एक भाग को गुण कहते हैं। जैसे 64 कलाएं जो गुण आए थे, वो कृष्ण जी के थे। तो कृष्ण जी राम जी से ऊपर इसलिए थे क्योंकि वो आए थे द्वापर युग में, और उस समय उनको चाहिए था कि उनको मल्टीपल लेवल में भी लड़ना है। उनके पास पॉलिटिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए, रणनीति भी होना चाहिए, आपके पास राजनीति भी का ज्ञान होना चाहिए, आपके पास क्या बोलते हैं म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए, आपके पास हर शैली, जीवन में जो हर शैली यूज होती है उसके गुण होने आपके पास होने चाहिए, यार वो वो गुण तो है होता ना है। कि लेकिन हर उसको आप युग कंपेयर नहीं कर सकते ना, आपको आपका दिखा तो कृष्ण कहा यीशु ने किया, गिटार बजाया, बांसुरी बजाई, दिखा दो बांसुरी अरे कहाँ पे गिटार। वो है ना यार कि हर युग के हिसाब से इंसान के, मानव के जो भी है गुण और जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होती रहती है। जैसे अब वो एग्जांपल आपने बताया ना कि हाँ जब राम जी आए थे तब वो था सीधा साधा हिसाब था, भाई सामने सामने की लड़ाई होगी अदरवाइज नहीं होगी, मान मर्यादाएं सब थी। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको मर्यादा का पूरा अंदाजा था कि मेरे को कितनी, कहाँ पे मेरी मर्यादा, कहाँ पे मेरी सीमा है, वो सब में रह के वो उनका गुण था। और जैसे कृष्ण जी का आपने बोला, उनको पता था कि भैया टाइम चेंज हो गया है, जनता नहीं मानने वाली मर्यादा से, तो मर्यादा मर्यादा सब छोड़ो, दिमाग लगाओ पॉलिटिशियन वाला।
तो हम्म, उन्होंने पॉलिटिशियन वाला दिमाग लगाया, सीधी बात है। उनको वो गुण के, जिस जिस युग की जो डिमांड थी, उस युग के डिमांड के हिसाब से भगवान आए। सही बात सही वो बात तो है। है, हाँ और सही बात। आज हम लोग कलयुग में हैं। आज हमें पता है कि हमें जो द्वापर में महाभारत हुई, उससे भी ज्यादा ऊंचे लेवल का दिमाग चाहिए आज की डेट में, क्योंकि आज इंसान वैसा हो गया। आज ना तो कोई मर्यादा मर्यादा को मानने वाला है, ना कोई किसी भी रूल को मानने वाला है। आप भले ही कितना कानून लेके आ जाओ, भारत में संविधान है और हम सब इज्जत करते हैं संविधान की, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है ना। मगर हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि नहीं, कुछ नहीं। तो आप कितना भी कुछ भी लेके आ जाओ भाई, लोग नहीं सुधरने वाले। और लोग अपना वो जो है ना, चतुर दिमाग, वो लगाए बिना मानते नहीं। तो उसके लिए आपको उनके एक लेवल ऊपर होना ही पड़ेगा, अगर आपको उनको काउंटर करना है, अगर आपको उनसे जीतना है, अगर आपको अपने आप को बचाना है बेसिकली। तो इसमें यानी वो चलो ठीक है, ये तो एक चीज क्लियर हुई कि यानी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या यानी आगे वो क्या। तो आप इस पे बात कर लेते हैं अपन कि इसके इफेक्ट क्या होंगे, प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है, और रोकथाम यानी इसको हम रोक कैसे सकते हैं। और यानी चाहे वो अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, यानी कि वो सरकार लेवल पे, या फिर किस लेवल पे हम इसको कर सकते हैं। और ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, तो वो उस पर अगर बात बताए तो ज़्यादा बेटर यार है। एक्चुअली देखो, इफेक्ट इस चीज का, जैसे लॉन्ग टर्म में तो होने वाला है ही है। लॉन्ग टर्म में होने वाला है, एक तो हमें अभी अभी दिख ही रहा है। अब जैसे आप कोई भी जब कोई भी धर्म से रिलेटेड कोई चीज होती है इंडिया में, सबसे पहले मुसलमानों की तरफ से धमकी आनी शुरू हो जाती है कि अभी तो हम 28% हैं, जब हम 35 हो जाएंगे तब देखेंगे, ये करेंगे। तो एक तो वो चीज सामने सामने दिख ही रही है भाई। वो लोग अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और पिछले 10 साल में 24-25% की दर से 25% इंक्रीमेंट हो रहा है उनका एनुअल। तो वो चीज है, वो लोग फोकस है अपने गोल पे। और वही चीज होगी सेम क्रिश्चियनिटी या किसी और भी धर्म के हिसाब से, है ना। जितनी ज्यादा आपकी जनसंख्या होगी आने वाले टाइम में, उतनी ज्यादा आपकी सुनी जाएगी, उतनी ज्यादा आप चीजें कंट्रोल में कर पाओगे, सामने वाले को दबा पाओगे। इसका सीधा सीधा एग्जांपल है साउथ में, केरला में, शायद केरला में गांव है, हिंदू मेजोरिटी गांव थे, 99% वहां पे हिंदू थे, थोड़े आधा 1% क्रिश्चियन होंगे, एक दो घर मुसलमान होंगे। जैसे जैसे मुस्लिम कॉलोनियाँ, क्रिश्चियन कॉलोनियाँ बढ़ने लगी, हिंदू सारे के सारे बाहर हैं आज की डेट में। आप कितने जितने भी गांव हैं वहां पे, सब में आप एक बार जाके देखना, कोई हिंदू फैमिली नहीं रहती वहां पे आजकल। मुस्लिम फैमिली है जहाँ पे मेजोरिटी, वहां पे मुस्लिम फैमिली, मुस्लिम गांव ही बन गया है वो। दूसरा, पहले क्या था, क्रिश्चियन लोगों को ये लगता था कि नहीं, अच्छा हाँ, ये तो हिंदुओं को बाहर निकाल रहे हैं, हिंदुओं को कन्वर्ट कर लेंगे, क्रिश्चियन बना लेंगे, हमारे को कोई नहीं छेड़ेगा। मगर आजकल क्रिश्चियन लोग खुद कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया ये लोग तो हमारे ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, हमें भी नहीं रहने दे रहे वहां पे। तो ये चीज, वो जो माइनॉरिटी मेजोरिटी वाली ना, वो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की, वो अग्रेसिव होते ही जाएंगे। अब हमारी जनसंख्या जो 1951 में हिंदू 84 पॉइंट समथिंग था, 84% से ज्यादा हिंदू था इंडिया में। आज की डेट में भाई साहब हिंदू 75% से कम कम है। हम्म, ऑफिशियल डेटा 2011 का बोलता है कि हम 79% है, मगर 2011 से आज कितने साल हो गए, 14-15 साल हो गए। सही बात। 15 साल में हम 79 से बहुत नीचे चले गए, हम 75 के आसपास भी नहीं बचे। तो हम्म, वो उस चीज का इम्पैक्ट देख लो। और हम भले ही 75% है, मगर हम लोग बोलते हैं कितना है, हम लोग करते कितना है चीजों को, हम लोग कितना आगे जाके चीजों को के सामने खड़े होते हैं, अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं, नहीं कर पाते हैं वो। हिंदू की वो मेंटेलिटी नहीं है, जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि भाई हमारी वो मेंटेलिटी है ही नहीं कि हम जाके किसी को दबा दें। तो वो इम्पैक्ट आपको 101% दिखेगा अगर ये चीजें चलती रहेगी। तो दूसरा ये चीज है, एक जो इंटरेस्टिंग चीज निकले ना, जैसे तेलंगाना। तेलंगाना में क्या हुआ कि यही है, वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड सारे अभी भी हिंदू ही हैं। वो जो है माइनॉरिटी कास्ट है, या जो दलित बोलते हैं वहाँ पे, जो स्टेट डेफिनेशन है दलित की, उसमें है वो हिंदू ही है। मगर जाते चर्च हैं, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, ऑन पेपर अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? ऑन पेपर उनको आरक्षण मिलता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने उनके अभी कहा भी था कि भाई क्रिश्चियनिटी को भी हम रिजर्व करेंगे, रिजर्वेशन देंगे। सेंट्रल से भी बात चल रही है उनकी, सेंट्रल से कुछ तो लफड़ा चल रहा है इस बारे में। क्यों? क्योंकि जब ये चीज हो जाएगी ना कि क्रिश्चियनिटी को आप आरक्षण दे दोगे उसी लेवल पे, तब फिर लोगों को पेपर में चेंज करवाने में दिक्कत नहीं होगी। अभी क्या है, उनको सरकारी फ्री में क्रिश्चियनिटी वाला राशन भी चाहिए, फ्री में मंथली पैसा भी चाहिए, फिर आरक्षण भी चाहिए कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, हमें सरकारी स्कीमों का भी लाभ मिलता रहे, सब कुछ चलता रहे। तो अगर ये चीजें आगे बढ़ती रहेंगी ना, तो भाई जिस आदमी को या जिस परिवार को एक्चुअल में जरूरत होगी सरकारी स्कीमों की या सरकारी लाभ की, या जो भी आर्थिक सहायता कुछ भी है, वो सही आदमी तक नहीं पहुंचेगा। अभी भी नहीं पहुंचता है, मगर आने वाले टाइम में जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे और नहीं पहुंचेगा। और फिर ये चीजें वहीं लेके जाएगी कि आप वल्नरेबल हो गए हो, आपकी भाई
इनकम इतनी नहीं है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, फिर ये चीज़ें आएंगी, बोलेंगे हाँ हम तुमको इतना पैसा दे देंगे, आ जाओ हमारे, तो इनका गेम स्ट्रांग होता जाएगा, ये इसमें कोई डिनाइल नहीं है। मेरी तरफ से गवर्नमेंट का जो रोल है इसमें, तो जैसे अभी पिछले साल ही शायद बात चल रही थी रिलीजियस कन्वर्जेंस को इलीगल करने और उसको उसमें क्या बोलते हैं यार, क्रिमिनल एक्ट में लेके आने की, जहाँ तक मेरे को याद है। तो वो चीज़ फास्ट ट्रैक करवा के इनको जितना जल्दी हो सकता है वो चीज़ लेके आनी चाहिए। लोगों को आगे, लोगों को खुद को भी आगे आके कंप्लेन करनी चाहिए कि भाई ये हम मेरे मेरे पड़ोस में, मेरे नेबरहुड में ये चीज़ चल रही है, इसको ये गलत है और आप इस पे एक्शन लो। आजकल क्या है, अभी कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। पूरे पूरे पंजाब में, पूरे पूरे गांव में भैया कहाँ ग्रंथी निकालते थे, गुरु ग्रंथ साहिब की जो है यात्रा निकालते थे, कहाँ भाई बाइबल की यात्रा निकल रही है। आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कोई कोई कुछ नहीं बोल रहा है वहां पे, लोगों को खुलेआम बोले खेत में ट्यूबवेल है, वहां पे पानी है, चलो तुमको बैप्टाइज कर देते हैं इसी पानी में डुबा के। ये कौन हम्म। सा वो तरीका है? ना आपका वहां पे ढंग से चर्च बना हुआ, ना आपका कुछ है, ना आपकी रिलीजियस अथॉरिटी है वहां पे आप जाके कन्वर्ट कर रहे हो, वहां पे कुछ भी बोल रहे हो, कोई भी फैक्ट बोल रहे हो। तो कम से कम लोगों को ये होना चाहिए कि हम खुद से अवेयर हों, खुद से बोलें जाके भाई आप नहीं हो रहे हो, आपका पड़ोसी अगर हो रहा है तो कम से कम उसको समझा दो ये चीज़, उसको बोलो भाई ये चीज़ गलत है। और दूसरी बात जो मैं आज सोच रहा था बैठ के, आज मैं दिन में मेरे एक्चुअली ये बात चली रही थी दिमाग में कि यार हम एज इंडिविजुअल, हम एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं इस बारे में ना, तो वो यार एक्चुअली इनका है ना, ये चीज़ मेरे को बहुत सही लगती है, अच्छी चीज़ लगती है कि कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम जो है वो बाकी लोगों का ज़्यादा है बजाय हमारे। जैसे फॉर एग्जांपल जैन में ले लो आप, जैन कम्युनिटी का क्या होता है ना कि जैन में अगर एक का बिजनेस है ना, तो वो भाई 10 लोगों को और ले आएगा कि भाई तुम आ जाओ, बिजनेस स्टैब्लिश कर लो, सपोर्ट करेगा वो बंदा। ऐसा नहीं है कि भाई धक्का ही दे देगा, बोला नहीं नहीं तुम आ गए तो मेरा पैसा खा जाओगे, है ना, वो सिस्टम नहीं है वहां पे। तो वो चीज़ मेरे को बहुत सही लगती है। अब वो चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसी स्थिति में है जिसको ज़रूरत है, आप खुद से नहीं कर सकते हो तो भाई अगर आप पढ़े लिखे हो, आप उसको ये बताओ कि कौन सी स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, आप कैसे एनरोल हो सकते हो। सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ जो गवर्नमेंट ने कर रखी है आंगनवाड़ी है। किसी के बच्चे हैं, खाना वाना नहीं मिल रहा तो भाई आंगनवाड़ी में ले जाओ, कोई कुछ नहीं पूछता है, वहाँ पे ले लेते हैं, राशन भी देते हैं, खाने का खाना भी खिलाते हैं। प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको भी राशन मिलता है आंगनवाड़ी में। और भी ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट चला रखी है। आप कम से कम, अगर आप एजुकेटेड हो, पैसा नहीं दे सकते हो, तो कम से कम उनको हेल्प करो कि वो स्कीम में एनरोल हो जाए, उनको वो पैसा मिले या वो राशन मिले या जो गवर्नमेंट की जो सहायता है वो मिले, तो कम से कम एक लेवल पे वो चीज़ रुक जाए ना कि यार मेरा तो खाने का ही ठिकाना नहीं है आज, तो ये मेरे को कम से कम धर्म बदल लूँ, मैं खाना तो दे रहा है कम से कम, तो पेट की आग पहले है ना, तो कम से कम वो चीज़ दूर हो सकती है। अगर आपके पास इतना सामर्थ्य है, इतना पैसा है कि आप खुद खा रहे हो, अच्छा अपना परिवार चला रहे हो, उसके बाद में आप किसी एक आधे बंदे की हेल्प कर सकते हो, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप यार किसी को हेल्प कर लो, उसको पैसे की हेल्प करो जब तक हो सकता है, बाद में उसको कोई काम पकड़ा दो, कोई काम सिखा दो, बोले भाई ऐसे काम कर लो, इससे तुम्हारे पैसे आएंगे या घर चल जाए, जो भी है। तो तीन चार पांच तरीके हैं यार, यूथ है, यूथ सबके पास मोबाइल फोन रहता है आजकल। कॉलेज में जाते हैं, बैठे रहते हैं थड़ियों पे, क्या करते हैं क्लास खत्म होने के बाद में, थोड़ा टाइम उसमें लगा दो ना कि यार आप देख लो आसपास में अगर कोई है जिसको ज़रूरत है, बता दो भाई मोबाइल में निकाल के, देखो ये स्कीम है। और आज तो सारा काम ऑनलाइन है, आप ई मित्र पे चले जाओ या कहीं पे भी कोई भी जो सुविधा सेंटर बने हो वहाँ पे चले जाओ, 5 10 15 रुपए में, 20 रुपए में आपका फॉर्म भर के आपका एप्लीकेशन चली जाती है। तो वो चीज़ें ज़रूरत है भाई, वो ये चीज़ें हमारे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे जो जेन जी है ना, वो जेन जी को इस चीज़ में आगे आने की ज़रूरत है अभी। कि आप अगर पैसा नहीं दे सकते तो कम से कम उनको सपोर्ट किसी और वे में कर दो, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नहीं नहीं, सही बात है इसमें, यानी एटलीस्ट क्या हेल्पिंग टू, यानी हैंड टू हैंड हेल्पिंग, या फिर क्या बोलते हैं, एक इंसान किसी इंसान को जाने या ना भी जाने, कम से कम एटलीस्ट वो है कि आसपास रह भी रहे हो, नहीं भी रह रहे हो, कि आपने मिल गए, आपको लगता है कि ऐसा कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट समझाओ, कोशिश करो कि भाई सामने वाला ये करे। तो मुझे इसमें एक चीज़ लगती है कि चलो एक ह्यूमन टू ह्यूमन टच वाला तो ठीक है, लेकिन दूसरा मुझे लगता है इसमें कम्युनिटी बिल्डिंग, क्योंकि मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है, जहाँ जहाँ पे आरएसएस एक्टिव है, पूरी पूरी तरीके से एक्टिव है, वहाँ वहाँ पे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन बहुत कम हुआ है। या भी कभी आप नोटिस करना, अगर पूरा इंडिया का डेटा निकालोगे ना, तो जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और जहाँ जहाँ पे यानी रीजनल सरकार है, वहीं पे सबसे ज़्यादा डेमोग्राफी चेंज हुई है, बाकी ज़्यादा जगह कहीं भी नहीं। ऐसा आप एमपी में देख लो, एमपी में बहुत साल से क्या बोलते हैं, बीजेपी बीजेपी आ रही है। तो एमपी में क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, अभी जो छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन कन्वर्ट करने के लिए गए थे,
कुछ लोग उनको मार पीट के भगाया, चलो ठीक है, उन पे केस केस भी हुआ है, वो डिफरेंट है। लेकिन इतनी जागरूकता है कि मार पीट के भगा रहे हैं वहां पे। लेकिन प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है, दो चीजें हैं इसमें। एक तो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल इन द सेंस जैसे स्टालिन है। स्टालिन हो गया आपका, वाईएसआरपी का था जो आपका रेड्डी था बंदा, वो एक्चुअल में हिंदू था नहीं, वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुका था। ठीक है। और वो लोगों की कंडीशन कन्वर्जन ही करवा था, वो यही करवा था कि कहते हैं आप नाम मत बदलो, कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन क्या बोलते हैं नाम वही रखो, आप आपको सुविधाएं सब कुछ मिलती रहेंगी। तो मुझे दो चीजें लगती हैं, एक तो ये पॉलिटिकल लेवल पे जैसे पंजाब में हो रहा, आप कर रही है। अब आपको ये पता है कि हमें अगर दिल्ली तो टूट टूट चला गया इनका, तो अब इनको ये चीज पता है कि अगर मुझे पंजाब में रहना है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि परमानेंट। हर कोई ये करता है, स्टालिन को, स्टालिन से क्या, क्रिश्चियनिटी से क्या फर्क पड़ रहा है? क्या कर लेगा क्रिश्चियनिटी लेके? क्रिश्चियनिटी लेके कुछ कर लेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। भाई ऐसा क्रिश्चियनिटी तो से नहीं। अगर, अगर क्रिश्चियनिटी से वर्ल्ड चलने वाला, क्रिश्चियनिटी पॉलिटिकल रिलीजन है, इट्स नॉट एक्चुअली धर्म। ठीक है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों पॉलिटिकल रीजन है, दोनों पॉलिटिकल के वजह से आए थे कि हम भाई किसी पे वो कर सके, क्या बोलते, कन्वर्ट कर सके, और यानी पूरे पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं, राज कर सके अपने तरफ से। ठीक है। अगर ऐसा होता तो रशिया और यूएस लड़ नहीं रहे होते, दोनों क्रिश्चियन स्टेट हैं तो भी लड़ रहे हैं। ठीक है। तो वो चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है कि क्रिश्चियन बन जाओगे तो कुछ कर लोगे। इनका जो मेन मुद्दा है स्टालिन और इन सब का, कि वोट बैंक बनाना, वही वाला जो मुस्लिम वाला है ना, कि मुस्लिम होंगे, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का है कि हाँ मेरे मुस्लिम वोट बैंक है, मेरा, मेरे को इतना मेरा 30% वोट तो मेरे को मिल ही रहा है, 10% मेरा वोट हिंदू को आ जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। जो कांग्रेस का सबसे पहला, तो यानी 1947 से लेके क्या बोलते हैं पीवी नरसिम्हा राव तक, यानी 1995 तक, और इवन क्या बोलते हैं 2011 2004 से लेके 2014 तक, ये क्या इतने साल जो इन्होंने किया है, तो इन्होंने किया किया यही तो किया है। 20% उनका ले लो और 20% हिंदुओं को ले लो, सरकार बन जाती है। यही सिस्टम था। तो मुझे जो लगता है कि इट्स ए काइंड ऑफ ए वोट बैंक पॉलिटिक्स रादर देन, क्या बोलते हैं कि, मैं मानता हूँ कि इसमें फॉरेन इंटरफेरेंस है, यूएस इंटरफेरेंस है, यूरोपियन इंटरफेरेंस है, ये एक्सेप्टेड है। जर्मनी का जर्मनी बहुत बड़ा सबसे बड़ा। इंटरफेरेंस है इसके अंदर। हाँ। तो मेरा ये है कि क्या बोलते हैं, इस चीज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन लेवल पे तो हम ठीक है, हम थोड़ा सा आरएसएस को मूव कर दें या चीज़ों को कर दें या खुद से हम थोड़ा हेल्प करें, लेकिन वो एंड गोल जो है वो तक वो हमें नहीं मिलने वाला। तो हमें पॉलिटिकल, और ये जो ये जर्मनी और यूएस और ये जो कंट्रीज है जो इसको फैला रही है इतनी बुरी तरीके से, इसको कैसे रोकथाम करें? यार एक्चुअली वो पॉलिटिकल वाला तो सीन वही है ना कि आप, मुश्किल है जब तक कि एकदम उनके सामने खड़े होकर अपना लड़ो ना, तब तक बहुत मुश्किल। जैसे वेस्ट बंगाल की आपने बात की ना, ममता बनर्जी वाली, सही है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई क्या हो रहा है मेरी स्टेट में क्या नहीं है। मैं रहा हूँ कुछ टाइम तक वहाँ, कलकत्ता में रहता था पहले। वो देखिए मैंने कलकत्ता जो था ना 1947-48 के टाइम पे, उससे भी एकदम मतलब नीचे एकदम गया गुजरा ऐसा लगता है। कलकत्ता मेन पुराने वाले में चले जाओगे तो लगेगा कहाँ कौन से मैं मच्छी बाजार में आ गया। इतना मतलब बुरा हाल है वहाँ पे। और उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जो मैं मेन जो बंगाली फैमिलीज, जो ओरिजिनल फैमिलीज वहाँ पे रह रही है, उनका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। उनको उसको चाहिए मेरा वोट बैंक। अब वोट बैंक वही इसीलिए बांग्लादेश वालों को नहीं रोकती। कहाँ अभी तक, अब जब जाके मुद्दा बड़ा होना शुरू हुआ है रोहिंग्या वाला, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में रोहिंग्या वाला आया है, फिर बांग्लादेशियों वाला आया, तब जाके आई है चीजें सामने। नहीं तो पहले भाई एकदम ओपन एंट्री थी, हाँ, एकदम ओपन सही एंट्री थी, बात है। कोई भी आओ जाओ वो आके वहीं पे बस जाते थे। आसाम में हम्म, भाई, आसाम में हिंदू लोगों को कैंप बना के रहना पड़ता था, ये हाल थे। मालदा में मैं खुद गया हूँ, वेस्ट बंगाल में मालदा, उसके बांग्लादेश के बॉर्डर के पास में ही। भाई साहब मालदा में एकदम पूरा भर के मुस्लिम मेजोरिटी हो गई है आज की डेट में, और आप वहाँ पे जाके आप ये बोल दो, एकदम तिलक विलक लगा के चले जाओ कि मैं हिंदू हूँ, वो आप वापस नहीं आओगे वहाँ से, इतनी गारंटी। ये आज की कंडीशन है मालदा की। मालदा में बोलने से तक लोग डरते हैं, और मालदा के आसपास के जितने गांव हैं जितने भी हैं वो हैं। वहाँ पे पॉलिटिशियंस को भी जानता हूँ मैं, वहाँ पे वहाँ के पॉलिटिशियन खुद बोलते हैं, भैया हम में कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी के घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमें सिर्फ चाहिए हम सत्ता में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हम सत्ता में आएंगे, हमारी गुंडाबाजी चलेगी, हम राशन में घपला करेंगे, हम इसमें धांधली करेंगे, हम हमें वो चाहिए, हमें पैसा चाहिए। उनका क्लियर मोटिव है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
और वहां पे क्या मर्डर नहीं होते, वहां जो मालदा वाला जो वो पूरा रीजन है ना उसके अंदर आप, अभी जब जैसे इलेक्शन की घोषणा हुई है अभी, वहां के एक किसी गांव में, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, एक आ गया है ना कि बीजेपी का जो अध्यक्ष है शायद, उसको पूरे पर्चे लगा के बोला गया कि अगर आप हाँ आओगे तो सर काट देंगे यहाँ पे। तो वो चीज़ है, वो चीज़ पहले भी चल रही थी, अगर आपने वहां पे किसी टीएमसी के खिलाफ में कुछ बोल दिया तो आपको मार देते थे वो लोग। और ये अभी अभी तक रिसेंट तक चल रहा है वो चीज वहां पे। बूथ कैप्चरिंग और ये सब तो बहुत नॉर्मल थी वहां पे, वोट वोट डालने जाता ही नहीं था भाई कोई वहां पे, बहुत मुश्किल से बहुत कम लोग वोट डालने जाते हैं, जिसको बोल रहे हैं ना कि हम 30% इसका है 40% जो वो उनके पक्के कट्टर वोटर हैं वही जा रहे हैं उनका वोट डालने, बाकी जिसको लगता है ना कि मेरे को सरकार नहीं चाहिए वो लोग घर से ही नहीं निकलते हैं भैया। और हाँ, वो वो तो चीज फेक अब वोटर से क्या होता है, 82% आता था भैया इनका, 82% वोटर टर्नआउट आता कहाँ से था, वही फेक फेक वोटिंग जो अभी वहीं से एसआई आता है और क्या। कट रहे हैं उनके, वही सारे क्या बोलते हैं वोट वहां पे जाते थे पूरे। अरे एसआईआर में नाम कट रहे हैं वो तो एक चीज है, फेक वोटिंग दूसरा ये भी है ना कि आप लोगों के घरों पे जाके उनके वोटर कार्ड ले लेके आप उनके बिहाफ पे वोट डाल रहे हो, बूथ कैप्चरिंग हाँ कर हाँ रहे हो हाँ वहां पे, हाँ हाँ, कि सही। आपको जाना ही नहीं है, हम तुम्हारा वोट डाल देंगे, तुम घर पे बैठे रहो। तो वो चीज बहुत चलती थी वहां पे, और अब इसीलिए तो ममता जी की थोड़ी सी लगी हुई है ना भैया कि ये चीज है अब तो भाई। पिछली बार जब बीजेपी चुनाव हुए थे, बीजेपी गवर्नमेंट 77 सीटें लेके आ गई थी, कहाँ 3 सीटें थी उससे पिछले चुनाव में, कहाँ उसके बाद 77 सीटें लेके आई। तो अब ममता बनर्जी को डर लग रहा है कि इस बार अगर ये बीजेपी मेन अपोजिशन में भी आ गई, अगर हमारे बराबर आ गई, तो फिर उनका काम आज नहीं तो अगले 5 साल में खत्म हो जाएगा। इसीलिए अब देखो ना भाग रही है ममता, मंदिर का शिलान्यास कर रही है, दुर्गा मंदिर हाँ हाँ बनवाएंगी, हाँ, हिंदू सिलीगुड़ी में कार्ड, महाकाल का मंदिर बनवाएंगी। अब हिंदू उनको कार्ड ये चीज समझ स्टार्ट। में आ रही है ना, हाँ बिल्कुल अब उनको ये चीज समझ में आ रही है ना। पहले देखो, पहले सीधा सीधा सीन था उसका कि मस्जिद में जा रही, सारे कार्यक्रम में वहां पे वो जा रही है, मैंने आज तक ये नहीं सुना कि किसी पूजा पाठ के कार्यक्रम में गई होगी ममता बनर्जी। पूजा पाठ छोड़ो, उसको ये नहीं पता कि आरती इस साइड में करूँ कि मैं इस हाँ, साइड में करूँ, वो तो है। नहीं पता था। मुस्लिमों के सब वो शिव विश्वास पता है। शिवलिंग पे गई थी, वो ऐसे फेंक रही थी माला, भाई माला पहनाई जाती है भगवान को, फेंक के उसका चले जाती है। बहुत सही मीम बनाया था किसी ने, वो नारियल फोड़ने वाला, वो पंडित जी ने नारियल दिया था, वो नारियल ऐसे फेंक दिया उसने, मैं कहा भाई सही है। किसी ने उसका बढ़िया मीम बना दिया। मगर हाँ, वो चीज है यार, एक्चुअली उसको अब ये चीज समझ में आ रही है ना कि भाई मेरे को अगर सत्ता में रहना है तो मैं हिंदुओं को पीछे छोड़ नहीं सकती, बात ये। अब वहां के हिंदू हैं, वहां की जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, जो हायर क्लास, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई, सीधी बात है, उनके पास पैसे हैं, पैसे तो हम्म। मजे करो। जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको ये चीज अब समझ में आ रही है कि भाई हम ज्यादा दिन तक सेफ नहीं रह पाएंगे इसी सिचुएशन में, अगर बंगाल में रहेंगे तो हम ज्यादा दिन तक सेफ नहीं। आज नहीं तो अगले 5 साल में हमारे साथ भी वही होगा जो मालदा में और जो दूसरे रीजन्स में हुआ है वेस्ट बंगाल में। हमें घर से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, जैसे कश्मीरी पंडित है वो निकाला गया था, और हम जाएंगे कहाँ, एक तरफ बिहार है, दूसरी तरफ झारखंड है, नीचे समंदर है। सही बात। उनके पास तो है ना कि नीचे आने के लिए ना तो हरियाणा है, ना पंजाब है, ना राजस्थान है, वहां से तो चलो सेफ पैसेज है। सही बात है। तो वो चीज है, वो चीज एक्चुअली अच्छे के लिए भी है कि अगर थोड़ी ये चीज समझ में आए, वहां के जो हिंदू लोग हैं उनको समझ में आए कि भाई बाकी सब कुछ बाद में है, तुम आपस में बाद में लड़ लो, पहले तो तुम अपने आप को सेव तो कर लो, अपने आप को, अपने घर को, अपने व्यापार को, जो इतने सालों से लेके, इतनी पुश्तों से, इतनी पीढ़ियों से लेके बैठे हो, उसको बचा लो। उसको कैसे कैसे बचा पाओगे अगर यही सब चलता रहेगा खुले में तो। वो तो है ही है, यानी अब मुझे मुझे ये चीज समझ में आती है कि यानी यूपी में जो बदलाव हुआ था ना, ये अखिलेश सिंह और मुलायम सिंह इन सब की सरकार गई, बाबा योगी जी आए, इसका रीजन सिर्फ एक ही रीजन था सबसे बड़ा। वो रीजन ये था, चलो ठीक है खाने को तो मिल रहा है पैसा, पैसा आप गवर्नमेंट से चुरा भी ले रहे हो, सब कुछ कर ले रहे हो, सारे करप्शन हो रहे हैं, लेकिन घर के बेटी और बेटे नहीं सुरक्षित है, तो फिर पैसे लेके करोगे क्या? भाई तुम्हारी बेटी को उठा लिया रहा है खुले में, तुम्हारे बेटों को उठा लिया, तुम्हारी बीवी को उठा लिया जा रहा है तुम्हारे, तो तुम पैसे लेके करोगे क्या? भाई तुमने 100 करोड़ भी तुमने कमा लिया था, लेकिन 100 करोड़ से तुम्हारे ख्याल से तुम्हें बेटी ही नहीं रही, या बेटी का बलात्कार कर दिया, या बच्चे को उठा के मार दिया तुम्हारा, तो क्या मतलब है ऐसे पैसे कमाने का? तो मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में तो वही है कि क्या बोलते हैं, बंगाल में लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि क्या बोलते हैं कि भाई आज नहीं तो कल ये नरसंहार जो अभी मुर्शिदाबाद मालदा इन सब जगह हो रहा है, वो वापस यहाँ पे भी कलकत्ता तक भी घुसेगा वो। घुसेगा, तो बिल्कुल घुसेगा भाई। उससे बेटर है कि एक्चुअली भाई अभी एक्शन लो। एक्चुअली कलकत्ता में ना घुसने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ जो है ना परगना 24, उनका हाँ कोलकाता नॉर्थ के का ना, बॉर्डर एकदम है ना, कलकत्ता में ही है वो, ऑलमोस्ट कलकत्ता में ही है वो, हाँ वो सॉल्ट लेक कलकत्ता। वाला। हाँ तो वहां पे तो आ गया ये चीज इसमें हो रही है, बहुत बुरी तरह से हो रही है ये चीज। ये चीज भी आप वहां पे जाओगे, वहां पे आपको सीधा सीधा आंखों दिखेगा कि अच्छा
मैं कहीं और आ गया हूँ, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में मैं आ गया हूँ, आपको सीधे सीधे पता चलेगी ये चीज़ें। तो वो कलकत्ता में घुसने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस बार ममता में इलेक्शन हुआ, अभी अभी जो 1 महीने में 2 महीने में इलेक्शन होने वाला है, अभी इलेक्शन हुआ, और अगर फिर से टीएमसी आ गई, तो 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर आप ये चीज़ बोलोगे कि यार कलकत्ता के बंगाली खत्म हो गए, बल्कि कहाँ गए बंगाली। वो हम्म। अभी भी हमें देखने को मिलता है ना कि आप, अभी आपको याद होगा शायद होली में, पिछले साल होली में या तो किसी कोई तो त्योहार था, उस पे पूरी की पूरी रैली निकाली थी, कोई शांतिपूर्ण, मतलब कोई फेस्टिवल चल रहा था वहां पे, मुस्लिम लोगों ने आके पूरी पूरी एकदम रैली के नाम पे हुड़दंग मचाया, मारा पीटा लोगों को। पुलिस ने क्या किया, साइड में खड़े होकर देखा। 3 दिन के बाद में जब सेंट्रल ने बोला था कि भाई हम पैरामिलिट्री या जो आर्म फोर्सेज हैं उनको भेज रहे हैं, उसको ही मना कर दिया कि नहीं हम संभाल लेंगे। क्या हुआ उसका, कुछ नहीं हुआ। वहां पे वो दंगे ऐसे ही चलते रहे, वो सब चलता रहा, कलकत्ता के अंदर जो मेन सिटी है वहां पे चल रहा था। तो अब अगला चुनाव अगर ममता बनर्जी जीत गई, तो फिर इससे बड़े लेवल के लिए कलकत्ता वाले लोगों को तैयार रहना चाहिए। जो नहीं, दुर्गा बात पूजा में ये लोग शस्त्र पूजा करते हैं वहां पे, तो वो जो शस्त्र पूजा के टाइम पे निकालते हो वो इलेक्शन के बाद में निकाल के रख लो अपने घर में। ये बात तो ये सही है। हाल बिल्कुल होने वाला है। तो ये इसमें ये भी एक और चीज बात कर सकते हैं अपन की, क्या बोलते हैं कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी का क्या इलाज है। चलो ठीक है, एसआईआर से हालत तो खराब हुई है, बहुत सारे लोग के चलते हैं इमिग्रेंट खुद वापस भाग के जा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। लेकिन अभी भी है कि क्या बोलते हैं, बहुत जगह पे, यानी मैं कंसंट्रेटेड तो अब कंसंट्रेटेड रहे नहीं है। पहले कंसंट्रेटेड था कि दिल्ली में भैया यहाँ पे कंसंट्रेटेड पड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल में या चेन्नई में पड़े हुए हैं या मुंबई में पड़े हुए हैं। तो कंसंट्रेशन तो कम होते आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन इनका इनका इलाज क्या है, यानी एसआईआर तो चलो ठीक है, एसआईआर से चीजें पता चल रही है, आगे चीजें क्या हो रही है। तो क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या है, मुस्लिम डेमोग्राफी की, क्रिश्चियन डेमोग्राफी तो है ही है। वो तो एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी है, प्लस क्या बोलते हैं कि हिंदू को खत्म करने का भी वो है, प्रॉब्लम है। लेकिन ये मुस्लिम वाला जो है, जो दंगे फैलाते हैं और जो अंदर घुस जाते हैं, इनका कुछ नाम नहीं होता है जेल में। इनका काम ही काला धंधा करना होता है। काला धंधा करेंगे, मारपीट करेंगे, जेल में जाएंगे, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं, इनको दिन दुनिया से। इनका क्या इलाज है, इनको कैसे हम क्या बोलते हैं टैकल कर सकते हैं सब चीज। यार एक्चुअली इनको टैकल करना है ना, तो वही बात है, देखो गवर्नमेंट लेवल पे जो एसआईआर हुई है, जो हुआ है, वो चीज़ें तो चल ही रही है। बाकी सिटी लेवल पे जो भी है ना, हमें खुद वही बात है यार, हमें खुद को ही आंखें खोलनी पड़ेगी अपने। अब बहुत सी जगह, जैसे दिल्ली में आप जाते हो कहीं पे, आपको पता चल जाता है कि सामने वाला इंडियन तो नहीं है। मगर क्या आपने कभी किसी की रिपोर्ट की है? हम्म। सही बात है। किसी की रिपोर्ट नहीं की। भले ही वो आदमी लीगल हो इलीगल हो, वो बात की बात है। क्या आपने उसका पासपोर्ट देखा, क्या आपने उसका वीज़ा देखा, वैलिड वीज़ा पे है या नहीं है, या वो क्या कर रहा है यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं जो ऑटो चलाते हैं, जो ये दिहाड़ी वाले काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, दिन में बढ़िया काम कर रहे हैं, रात में कोई कांड भी करते हैं, है ना। तो क्या किसी ने चेक करने की वो की है? ये ऐसे झुग्गियों में जाके चले आते हैं क्या? फिर दूसरे लेवल पे आते हैं कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की बात। तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मैंने तो आज तक देखा नहीं कि ऐसे कहीं झुग्गियों पे या कहीं किसी भी जगह पे जाके कोई वो तलाशी तो ली जब हो, या प्रेशर फिर आता है ऊपर से डीएम या किसी का हाँ प्रेशर आएगा तभी देखा हो। जाएंगे, नहीं तो कोई जाता नहीं। अभी जो चल रहा था, योगी जी ने जो आदेश दिया था लखनऊ में, यूपी में, तो लखनऊ की मेयर जब गई थी वहां पे क्या 90% लोग तो बांग्लादेशी मिले थे। हाँ, सही सी बात है। सारे के सारे जो अवैध बांग्लादेशी आए थे, वो सारे सारे वही मिले। तो वो हाल हर जगह है। वो जो है ना कि बस वही है कि हमें इंतजार करना छोड़ना पड़ेगा कि कुछ कांड हो जाए, उसके बाद देखेंगे। इससे अच्छा है कि भाई पहले विजिलेंट रह लो ना आराम से, क्या दिक्कत है। और सरकार के लिए भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, सरकार के लिए हर जगह, हर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी यही है कि आप वेट किस चीज़ का कर रहे हो। वेट मत करो ना इन चीज़ों का। आप पुलिस को, प्रशासन को, जो भी एडमिन है वहाँ पे आप रिवीजन के ऑर्डर्स क्यों नहीं देते हो? आप ऑर्डर क्यों नहीं देते हो कि जहाँ पे भी आपको दिख रही है झुग्गियों में जा जाके वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हो? कहाँ पे जो लोग काम करने वाले हैं, एक हमारा सिस्टम है ना कि अगर आपको काम करना है, भले ही आप बांग्लादेशी हो, आप प्रॉपर इमिग्रेशन के थ्रू आते हो, अगर आपके पास वैलिड वीजा, वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास सब कुछ काम करने का है, तो आप आओ ना। किसने मना किया है? हम निकाल तो रहे नहीं। मगर आप इलीगली अगर रह रहे हो तो भैया हम तो फेंकेंगे बाहर निकाल के। तो ये एक होना चाहिए, ये एक डर का लेवल है ना, वो ये डर अच्छा है, ये डर होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, तभी ये चीज़ रुक पाएगी। अदरवाइज सबको पता है यार कि इंडिया ना बहुत सहनशील कंट्री है, आज से ही नहीं 1000 साल पहले से ही बहुत सहनशील रहे हैं हम लोग। जब पहला आक्रमण किया था ना गजनी ने, या गजनवी जो हम्म। भी था, तब से हम बहुत सहनशील रहे हैं, बोले हाँ ठीक है छोड़ो, ठीक है छोड़ो। तो वो चीज़ आज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे वही बात है कि जब युग बदलता है ना, तो आदमी को अपने तेवर और अपने गुण और अपनी
स्किल्स बदल लेनी चाहिए। तो वो हमारी इंडिविजुअल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे और एज ए नेशन, एक देश के लेवल पे जरूरत है। और वो उसके बिना नहीं हो पाएगा। उसके बिना, इतना बड़ा देश है ना यार। आप जैसे 3 करोड़ रोहिंग्या वहां पे या बांग्लादेशी जो हैं, अकेले वेस्ट बंगाल में बैठे हुए हैं, अकेले वहां हम्म। पे रह रहे हैं। यही मान लो 2-3 करोड़ सेवन सिस्टर्स जो है, आसाम है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे घुस के बैठे होंगे। तो ऐसे करके नाना भी अगर आप देखोगे तो भाई कम से कम ही 8-10 करोड़ तो इलीगल लोग हमारे यहाँ पे रह ही रहे हैं। 8-10 करोड़ से ज़्यादा ही होगा, वो तो मैं कंजर्वेटिव फिगर बोल रहा हूँ। उससे ज़्यादा ही होगा। अब इतने लोगों को टैकल करना, उसके लिए आपको पूरी पूरी टास्क फोर्स लगानी ही पड़ेगी। अब वो किस सही लेवल है। पे लगाओगे, कैसे लगाओगे? दूसरा, आधार लेके आए हम लोग कि हाँ आधार होगा, वो होगा। मगर भाई आज की डेट में सब बांग्लादेशी आधार लेके घूम रहे हैं। अरे बांग्लादेशी को छोड़ो, आजकल मैं रशियन आधार बैंक लेके घूम रहे हैं भैया। वो है ना आधार कि बन जा सब, रहे हैं उनके। अरे एक्चुअली देखो, दो प्रोसेस है। अगर आप वर्किंग वीजा पे हो और आप लॉन्ग टर्म वीजा पे हो, ना आप ना, आप किसी, विदाउट वर्किंग वीजा भी, वर्किंग वीजा भी हाँ मैं टूरिस्ट वीजा पे आधार बना रहे हैं। उसी उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि हाँ वो है हाँ। हमारे यहाँ पे दो प्रोसेस है। लोगों को वो उसका आइडिया नहीं, आइडिया कम है कि अगर आप लीगली हो तो आपको टेम्पररी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क मिल जाता है, वो चाहे आप आधार कह लो चाहे कुछ भी कह लो। मगर वही बात है कि अगर आप इलीगल हो फिर आपका आधार कैसे बन रहा है? इसका मतलब सिस्टम में गड़बड़ी है। तो सिस्टम में अगर गड़बड़ी है तो उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा? सीधी उसको सी बात। आप उसको आप करो। सीधा सीधी सीधी बात है। जब आप कंट्री में कोई भी आता है यहाँ पे, मोस्टली जिस भी कंट्री में आप जाते हैं वहां पे आप फिंगर स्कैन होता है, सब होता है। रेटिना स्कैन भी चल गया आजकल, रेटिना स्कैन भी होता है, सब कुछ होता है। हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसे क्यों नहीं है? नहीं, हमारे पास रेटिना स्कैन ये सारी चीजें, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स ये दिखाते हैं ना ये लोग आधार के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड होते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स अच्छा। वेरीफाई नहीं होते, क्योंकि ये आधार वाले नॉर्मली, आधार बनाता कौन है आज के? आधार बनाते हैं वन आधार सेंटर होता है या कहीं पे होता है, वहां पे जाओ डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वो ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। वहां पे एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी एसआईआर में हो रहा है, एसआईआर में आपके वेरिफिकेशन सामने सामने बैठ के हो रही है भाई। आपको बुलाया जा रहा है, आपको अगर डॉक्यूमेंट कहीं से भी डॉक्यूमेंट निकले आपको बुलाया जाएगा, आप डॉक्यूमेंट दिखाओ वो। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, सब कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही चीज बोला, अगर एक भी आप गड़बड़ी निकाल के ले आते हो तो मैं सारे का सारा क्या बोलते हैं साइन रद्द करा दूंगा। बिहार इलेक्शन में एक भी गड़बड़ी नहीं निकाल पाए। ये चीज होनी चाहिए आधार में। अगर बिल्कुल ये। आधार में ना वेरिफिकेशन नहीं हो रहा आज के डेट में, आधार में क्या आपने बस स्कैन ले लिया, ये ले लिया, पीछे डॉक्यूमेंट कुछ भी जा रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है। हाँ, कोई रेंट एग्रीमेंट डाल के दे देना उसका बन जा रहा है। भाई ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल ना। आप या तो यही तो समस्या है अगर ना। किसी का वो बना रहे हो आप, तो आपको दिखाना चाहिए कि हाँ मेरे पिताजी का ये है, उनके पिताजी का, चलो अगर उनके पिताजी का नहीं है तो कम से कम अपने पिताजी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और जो उनके पिताजी का डॉक्यूमेंट होगा उसमें उनके पिताजी का नाम होगा ही होगा। तो आपके 3 पुश्तों का नाम तो आएगा ना, तो 300 साल का तो आपका हाँ, यानी एटलीस्ट आपका यानी डेढ़ 50। सौ साल कम से कम, 100-150 साल का आपके पास रिकॉर्ड हाँ, है। रिकॉर्ड हो गया ना आपके पास सीधा कि भाई हाँ भैया भारत में रह रहे थे। आपसे तो भाई वो भी नहीं, आपसे तो 2 ही चीज मांगी जा रही है, आप अपना दिखा दो, अपने पिताजी का दिखा दो। आपके पिताजी का वो चीजें फ्रॉड है, एसआईआर में क्यों पकड़े जा रहे हैं? आधार तो बनवा लिया सबने फॉर्ज करके। अब एसआईआर में सीधी सीधी बात क्या आ रही है, क्या क्या किया इन्होंने, एक एक फैमिली को 6 6 बच्चे दिखा दिए। और गैप कितना, 10 10 साल का गैप है। अबे 10 साल में कहाँ से बच्चा हो सकता है भाई? ये थोड़ी होता है कि मतलब कि तुम मेरा सीधे 20 साल का, यानी पैदा होते ही 20 साल के हो जाओगे तुम यार। ये थोड़ी हो सकता है। तो इस टाइप की चीजें तो ये आधार में पकड़े जा रहे हैं। आधार में, आधार का जो सिस्टम बनाया है इन्होंने, ये मुझे लगता है इतना पावरफुल और यानी जो प्रोफेशन नहीं है। तो इसकी या तो इनको ये ठीक करना चाहिए, या तो मुझे ये लगता है कि एक नया इमिग्रेशन सिस्टम बनाना चाहिए आपको। इमिग्रेशन एक्चुअली सिस्टम जो बंदे यानी उनके पास अथॉरिटी हो, जैसे ईडी बनाया आपने ना, वैसे ईडी की तरह एक इमिग्रेशन सिस्टम होना चाहिए कि किसी भी फॉरेनर को या किसी भी बंदा जो इलीगल दिख रहा है वो उसको उठाए, उसके डॉक्यूमेंट चेक करवाए, और उससे पता लगाए कि भाई उसके सही है कि नहीं है। यार, एक्चुअल में ये देखो वही सिस्टम चीज है। होना चाहिए जो एक्चुअल में यूएस और बाकी कंट्रीज में है ये सिस्टम। बिल्कुल है, तो वो बिल्कुल है। थाईलैंड तक कंट्री में है यार। थाईलैंड जैसी कंट्री में ख्याल इमिग्रेशन का ख्याल ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो, भाई इमिग्रेशन पुलिस होती है, वो इमिग्रेशन काम पुलिस करती होती है। है जो घूमती रहती है, चेक करती रहती है। यहाँ पे इंडिया में इमिग्रेशन पुलिस ही नहीं है, कौन कितने साल से रह रहा है, कितने महीने से रह रहा है, आपको पता ही नहीं कुछ भी। अब एक्चुअली गोवा में ही देख लो, गोवा में कितने सारे क्या कहते हैं रशियन या फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, वो पड़े हुए हैं, रह रहे हैं वो। तो उसी तरह बांग्लादेश, ये बांग्लादेश स्टार्ट क्यों हुआ, जब उन लोगों को दिख रहा है कि भैया यहाँ तो कोई चेक करने वाला है ही नहीं, हाँ, पड़े रहो भाई अपना, सब कुछ मिल ही रहा है, तो यहाँ के सिटीजन बन जाओ ना भाई।
लोगों के जो अरे दिमाग लोगों को पता है में ना कि यार अच्छी कमाई हो रही है यहाँ पे, अच्छा सब कुछ सुविधाएं मिल रही है, सुविधाएं मिल एकदम रही है। गवर्नमेंट आधार के बेस पे गवर्नमेंट वाली सुविधाएं फ्री में और ले लो, हाँ, राशन वाशन ये सब। राशन मिल रहा है फ्री में बिजली मिल भाई रही है आपको, बिजली ये की ये चीज माफ है, वो माफ है। ये चीज एक्चुअली वही बात है ना कि देखो, जब इलेक्शन कमीशन ये चीज करवा सकती है, इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बाय स्टेट हैंडल किया ना ये सब चीज, एक एक आदमी का चेक किया ना, तो ये कोई आधार कमीशन जैसे आप बोलो, इमिग्रेशन पुलिस या जो भी एक बॉडी ऐसी बना दो जो ये चीज कर ले। चलो एक साथ पूरे भारत में नहीं हो सकता, स्टेट बाय स्टेट करवा लो जैसे इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने क्या खुद से तो किया नहीं, जैसे टीचर्स हैं उनको बीएलओ बना दिया, बूथ लेवल ऑफिसर्स बना दिया, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स है उन्होंने उनको काम पे लगा दिया, या जो भी आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स है जो ग्राउंड पे हैं वहां पे आप उनको काम पे लगा रहे हो, तो वैसे करके आप कर सकते हो भाई। वर्कफोर्स है हमारे पास। और वो ये कि ऐसी एक वो हो ना कि ऑर्गेनाइजेशन बोल लो या फिर ऐसा डिपार्टमेंट बोल लो या कुछ ऐसा लेके आना पड़ेगा जो काम करे। और ऐसा हो जैसे मैंने बताया ना कि इमिग्रेशन पुलिस वाला, जैसे यूएस में अभी आइस वाला चल रहा है, हम्म, सही आइस बात। जो उनका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, हम्म। तो वो किसी को भी उठा के ले जाते हैं। यूके में है इमिग्रेशन पुलिस वाला जो है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वो किसी को भी उठा के ले, आप उनको टिप दो कि ये बंदा इलीगल है, भले ही आप पूरे लीगल, भले ही आप सिटीजन हो यूके के, वो आएंगे आपके पूरे घर को तहस नहस कर देंगे, एक एक कागज खोज खोज के निकाल लेंगे कहाँ पे क्या है, तुमने कहाँ से कौन सा कागज बनवाया है, एकदम पूरा तुम्हारा घर तहस नहस कर देंगे। घंटा फर्क नहीं पड़ रहा उनको, सिटीजनशिप है तुम्हारे पास। अगर उनके पास कहीं से फर्जी टिप हो जाए तो वो उस लेवल का काम करना पड़ेगा, तभी लोगों को लगेगा ना कि आज यूके में जाते हैं, जब इमिग्रेशन की रेड पड़ती है ना एक गली में, तो भाई साहब पूरी गली के लोग भाग जाते हैं वहां से। क्यों? उनको सही पता बात। है कि अगर हमारे घर पे आ गए ये लोग तो हमको भी कहीं ना कुछ ना कुछ तार निकाल ही लेंगे। हम्म, तो वो सही चीज बात। इम्प्लीमेंट इंडिया में की जा सकती है, आराम से की जा सकती है। सेंट्रल लेवल पे बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन है वैसे वैसे बनाओ, स्टेट लेवल पे हाँ, कराओ काम। स्टेट लेवल पे करो काम, सही बात है। और उनको अथॉरिटी दो ना, आप अथॉरिटी दो, ऑटोनोमस उनको रखो। अब जब अथॉरिटी रहेगी, जैसे ईडी की अथॉरिटी है, कहीं भी जाके कुछ भी छापा मार सकती है, तो उस हिसाब से उनका अथॉरिटी दो भाई, उनका सिस्टम बनाओ। वो चीज़ होनी हाँ भाई, चाहिए। ईडी को है, इलेक्शन कमीशन को है, ऐसे पूरी ऑटोनोमस है, एकदम ऑटोनोमस बनाओ, एकदम पूरा करवाओ अच्छे से काम। क्यों नहीं हो सकता? हो सकती है चीजें, मगर वही है कि आप मुद्दों को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। बात यह है कि हमारी प्रायोरिटी है आज की डेट में, एक्चुअली वो भी है ना कि हम डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी, मैं मेरी ट्रेड बढ़ा लूँ, मेरा व्यापार बढ़ा लूँ, कंट्री की थोड़ी इकोनॉमी बढ़ा लूँ, उस चीज़ पे भी प्रायोरिटी है हमारी। मगर उस चीज़ के साथ साथ हमें ये सब चीज़ें भी टैकल करनी पड़ेगी, जरूरी है। आप जब तक शांति नहीं ला सकते देश में, तब तक ये सारे जो उपद्रवी एलिमेंट्स जो है ना, जो बाहर के लोग आके हमारे हक का पैसा जो हमारे लोगों को काम करके उनको मिलना चाहिए जो उनके हिसाब से है, उस पे कब्जा करके बैठे, तब जब तक उनको बाहर नहीं निकालोगे तब तक ये चीजें एकदम से नहीं चलेगी, रास्ते सही से नहीं आएंगी। सही है, ये बात सही है। तो ये आज लास्ट हमारा जो बचा है कि बॉलीवुड वाले जो उल्टी सीधी प्रोपेगेंडा और ये चीज़ें बना वो रहे हैं भाई। एक्चुअली यार इससे जो हमने अभी बात की ना, जैसे डेमोग्राफी हाँ। चेंज वाली, जो कन्वर्जन वाली, वो एक्चुअली बॉलीवुड वाली चीज उससे रिलेटेड ही है। ज्यादा हम्म। उसमें कोई वो नहीं है। जैसे बॉलीवुड एक है, लेखक हैं गुजरात से, अब तो शायद वो नहीं रहे, उनका आर्टिकल था बहुत अच्छा। तो उसमें उन्होंने ये चीज लिखी हुई थी कि जब से आया था ना ये माफिया आना शुरू हुआ था, अंडरवर्ल्ड शुरू हुआ था, तो तब से आप पैटर्न देखोगे ना बॉलीवुड मूवीज का, उसके अंदर जो हमने बात बोली ना कि हाँ हिंदू होगा, ब्राह्मण होगा तो ये होगा, बनिया होगा तो ये होगा, एक अच्छा कैरेक्टर होगा, मुस्लिम होगा या क्रिश्चियन होगा, तो वो चीज जो नैरेटिव है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पीछे एकदम डाल दिया गया। कोई मूवी उठा के देख लो, अमिताभ बच्चन को मंदिर जाने में दिक्कत हो रही है, दीवार मूवी में वो 786 वाला बिल्ला उसकी जान बचा था, बोला तुम ही भगवान हो, बिल्ले ने जान बचा ली, तो तुम 786 की जगह उस पर 001 लिख देते, 007 लिख देते, कम से कम जेम्स बॉन्ड तो बन जाता वो। सही बात है, और है ना? क्या। 786 लिखना क्या जरूरी था भाई वहां हाँ, पे, एक पर्टिकुलर ठीक है। नंबर क्यों? है ना? तो वो चीज हमारे बॉलीवुड ने शुरू से लेके की है और अभी तक कर ही रहा है, एक्चुअली अभी तक कर ही रहा है। ये सारे जो नैरेटिव है, फेमिनिज्म वाला जो सीन है, वो कहाँ से आया भाई? कहाँ से आया? बॉलीवुड में देख देख के तो आया है कि हाँ नहीं नहीं हम घर के काम नहीं करेंगे, हम हाँ, ये है औरतें, ये वो है वो। भाई कौन बोल रहा है? तो हमने तो कभी देखा नहीं हमारे घर में, हमारे तो मम्मियाँ काम नहीं कर रही होती, हमें ही चप्पल मारे बोलते तुम ही करो साला। हमारे और पिताजी काम कर रहे होते हैं। क्या। है ना? तो वो चीज़ हमने घर में मैं तो तो देखी कभी नहीं। मैं तो जितने भी मैं जहाँ पे रहा हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, जितनी भी लड़कियां पढ़ती थी या फिर आसपास में जितनी लड़कियां थी या वो थी, भाई उनमें से मैंने किसी लड़के का काम, उनको भाई मैगी तक बनाना नहीं आता होगा भाई, उनको कुछ नहीं आता था।
और मुझे वो चाय बोल बनाना काम नहीं आता करना है। काम करना काम करना, भाई क्या काम करना है भाई? मुझे तो कहीं काम नहीं दिख रहा, आराम की लाइफ दी जा रही है आपको। और उसके बाद शादी के यार बाद भी आपको आराम की लाइफ ही मिल रही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिल रही। और हर भाई बंदे सब को कुछ भाई जॉब करना करो, किसी ने मना थोड़ी किया कि भाई। मुझे मुझे ये लगता है कि हर चीज में बस ये दिखा देना कि नहीं हमने ये कर दिया। अरे तो भाई, आप मेरा हमें हमेशा मानना है भाई, हमारे हिंदू सभ्यता में और सिस्टम में कभी भी ये चीज नहीं रही कि जो क्या बोलते हैं खुद से न लड़ सके। हमेशा यानी स्त्रियों ने अपना लड़ने की वो रही है और लड़ी है। तो ऐसा नहीं, और ये भी नहीं कि जो ज्ञान होता है तो सब ज्ञान क्या बोलते हैं, क्या यार बोलते हैं, आदमी में होता है या पुरुष में होता है। स्त्री में भी ज्ञान होता है, गार्गी रही है, क्या बोलते हैं, विदुषी रही है, भाई और भी एक्चुअली लोग रहे। उसका नाम है ना, एक्चुअली उसको, अब लड़कियों को बुरा लगेगा मगर लड़कियों को पता नहीं है कि अगर जो महिला जो होती है ज्ञान या ऋषि लेवल पे या विद्वान लेवल पे, उसको बोलते क्या है। उनको ये पता हम्म। नहीं है बात ये। वो जानते हाँ हो सही बात। विदुषी। विदुषी, हाँ सही उपाधि बात। उपाधि है भाई, विदुषी हाँ उपाधि है। विदुषी एक और उपाधि है। गार्गी, हाँ। गार्गी से पहले बहुत सारी ऐसी कन्याएं रही है, वो हर समाज के लेवल से आई हैं। वो ये नहीं है कि कोई जो कास्ट सिस्टम आज जो हम इंट्रोड्यूस करके बैठे हुए हैं, वो उससे पहले से भी हर समाज हर टाइप के घर से वो निकल के आई हैं। बहुत सारी ऐसी विदुषियां ऐसी है जिन्होंने भाई साहब पूरे पूरे ग्रंथ लिखे हुए हैं। यार जो थी ना, उसका नाम भूल गया मैं, मैथमेटिशियन थी, बहुत बहुत बड़ी ललिता मैथमेटिशियन थी। ललिता हाँ, देवी, भास्कर जो भास्कर लल की बेटी थी। आज के डेट में भी ललिता देवी की भारत में कोई जानता तक नहीं है। ये यूएस वाले सब कुछ चोरी करके लेके गए। तो वो मैसाचुसेट्स में ना, वो यहाँ से ललिता देवी की गलत बुक पढ़ाते हैं, आज भी पढ़ाते हैं। क्योंकि ललिता देवी ने जो अलजेब्रा बोलते हैं, ये मुस्लिम बोलते हैं कि हम लेके आए, ये लेके आए। ये अलजेब्रा क्या बोलते हैं, और कैलकुलस, ये सारे के सारे क्या बोलते हैं, ललिता देवी ने दिया उनका। जो ललिता देवी के जो फॉर्मूलाज हैं और जिस हिसाब से उन्होंने बताया ना, वो जमीन आसमान का फर्क है। उसको उससे अगर कैलकुलस और आप अलजेब्रा सॉल्व करते हो ना, 2 मिनट में सॉल्व होगा आपका। लेकिन आपको वही क्या बोलते हैं, जो उनके तरफ से जो वेस्टर्न टाइम माइंडसेट के हिसाब से करोगे तो सॉल्व भी नहीं होगा। यही चीज फिबोनाची फिबोनाची चिल्लाते हैं ना, फ्रेंच मैथमेटिशियन था। फिबोनाची की या फिबोनाची सीरीज होती है। ये फिबोनाची सीरीज क्या बोलते हैं, ये भारत से ही निकली हुई है वो भी। तो ये सारी चीजें थी, यानी जो विदुषियां थी और जो क्या बोलते हैं, स्त्रियां थी, यार कन्या। एक्चुअली वो है ना, देखो भाई सीधी बात है, बॉलीवुड को दिखाना है कि शाहरुख खान स्विट्जरलैंड में ऐसे हाथ खोल के रोमांस कर रहा है वहां पे आधी वो पीछे से साड़ी खुली हुई वो लड़की एकदम ठंड में बर्फ में जाके नाच रही है। तो भाई पहले तुम लड़कियों को या जिसका भी इंटरेस्ट है इन सब बॉलीवुड फॉलो करना है, तो पहले तो वो करके दिखाओ। बर्फ में चले जाओ सही, स्पीति वगैरह सही सी के, बात है, हाँ। सही सी कपड़े बात वपड़े ऐसे पहन के, और हो वहां पे खड़ी, देखो 2 3 4 घंटे हो सकते हो, पूरा फॉलो करो ना, फिर उसको क्या दिक्कत है। ये है। तो है। और तुमको लगता है कि भाई आदमी जब बहुत सी बार ये चीज मैंने खुद ने सुनी है भाई कि आदमी के बराबर में नहीं है, वो महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है, आदमी से वो नहीं हो पा रहा है, हमें तो सारे वो चाहिए। तो ठीक है, ले लो, सारे हक लो, बराबर में हो तुम दो। एक्चुअली महिलाएं हमारे लिए और हमारे धर्म में और हमारे संस्कारों में तो हमसे ऊपर ही हैं। नीचे है हाँ नहीं, हमारी तो माँ है या बहन है, एक संसार में एक बीवी होती है, उसके अलावा सारी या तो माँ ही होगी हमारी या हमारी बहनें होंगी। सही सी उसके बात बाद उससे भी ऊपर हमारे देवी हैं, देवियां हैं, सारी की सारी हम देवियों को पूजा करते हैं भाई, सीधी बात है ना। उसके बाद भी ये लोग ये चिल्लाते रहते हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई उनको चाहिए क्या। उनको वो है ना कि मूवी देख के सारा सब कुछ करके हमें बस हाँ वैसे जीना है, आराम से अय्याशी वाली जिंदगी जीनी है। हमें आदमी के सर पे पैर तो रखना है मगर आदमी की जितनी जिम्मेदारियां नहीं उठानी। अगर आज मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा पैसा मेरी फैमिली को जाता है, जिसमें महिला भी है, बच्चे भी हैं, मान लो सब कुछ है। अगर एक महिला जॉब कर रही है, वो क्या उसकी पहली थिंकिंग, सब सारी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली जो है जो लड़कियां हैं, पहली थिंकिंग क्या होती है, मेरा पैसा सेव कर लूंगी। और दूर जाने की जरूरत नहीं है भाई, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में ये चीज देखी, है। पर्सनल एक्सपीरियंस सही है सही सही है बात ना। है, सही मेरा बात मेरा पैसा तो मैं सेव करूंगी, मेरे हस्बैंड के पैसे से मैं घर चलाऊंगी। है। हाँ। तो तो वो फिर कहाँ वो कौन सी चीज, बराबरी होगी फिर आपकी? वो है ना, वो बराबरी कुछ नहीं है। हम्म। वो कि मेरा पैसा है, तुम्हारा पैसा तो परिवार का पैसा है, ऐसे तो नहीं वो चलेगा। तो है ही। तो वो एक तो उसमें नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे बोल दो बोले हाँ तुम ये देख लो वो देख लो, क्या है बांध दिया मेरे को ये कर दिया, तो फिर वो लड़ाई होना शुरू हो जाती। ये जो है ना कि ड्रीम वाली जो जिंदगी है ना, वो सिर्फ मूवियों में अच्छी लगती है। मूवी में सही बात। रियल लाइफ में चीज बहुत अलग हो जाती है भाई। रियल लाइफ में हर एक की सिचुएशंस अलग होती है, हर एक चीज, हर एक आदमी के सर्कमस्टांसेस, हर एक आदमी की परिस्थितियां अलग होती है।
नहीं कर नहीं, सकते उसमें हर कोई। उसमें ये भी है ना, इसमें ये चीज़ है, ये भी है कि क्या बोलते हैं कि जो फेमिनिज्म का सिस्टम जो बना है ना, वो मुझे हमेशा ये लगता है कि वो ड्रीमी वर्ल्ड है। और ड्रीमी वर्ल्ड इन द सेंस कि नहीं, मुझे सिर्फ घूमना फिरना है। भाई फेमिनिज्म एक्चुअली का देखो, मतलब ही मैंने आज तक देखा, कोई भी ना जाके वहां पे ये नहीं बोलेगी कि मैंने इतना अच्छा कोड लिख दिया या फिर मैंने इतना अच्छा काम कर दिया तो भाई मेरे को क्या लगता है इतना पैसा मिलना चाहिए ना। ये नहीं होगा। घूमने के लिए होगा कि हाँ, लेह लद्दाख लड़का जा रहा है, मैं भी लेह लद्दाख जाऊँ। वो भाई क्या बोलते हैं, थाईलैंड जाना है, मैं भी थाईलैंड घूमने जाऊँ। अरे एक्चुअली देखो बात यह है ना कि यार वहां पे मुझे आ, मुझे लगता है कि सिर्फ एडवेंचर और इन सब में ही उनको compete करना है, लेकिन जहाँ पे इसके जब काम करने की बात आती है ना कि हाँ 12 घंटा बैठ के काम करना है, वहां पे कोई लड़की नहीं करेगी, बोले कि हाँ मैं नहीं कर अब पाऊंगी, भाई किसी और को पकड़ा। इसके पीछे का थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके पीछे सोचो इसका, कि जब ये सब वेस्टर्न कल्चर वाला था, वेस्टर्न कल्चर में भी इतना ज्यादा नहीं है जितना हमारे यहाँ पे मीडिया में दिखाया जाता है ना। वेस्टर्न आप तो रहे हो, मैं भी रहा हूँ, हमें हम्म। पता है कि हाँ वहाँ लड़कियां इतने छोटे कपड़े नहीं पहनती जितना हम दिखाते हैं मूवियों में। सही वहाँ बात की है। लड़की आज भी आपको पूरी एकदम बदन ढक के मिलेगी ही, है ना, सही बात नॉर्मल है। लाइफ में घर में जो। मगर बात यह है कि ऊपर जाके थोड़ा सा जूम आउट करके देखे ना इस चीज में कि इंट्रोड्यूस किया गया था तो क्यों किया गया था। अब इसकी एक रीजन ये भी है ना कि हम लोग जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम लोग बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर ये चीज हो जाएगी परिवार लेवल पे, आपका परिवार टूट रहा है, आपके बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो आपकी कंट्री चलाएगा कौन, आपकी ग्रोथ कैसे होगी। अब सही आज बात की डेट में आप देख लो, फेमिनिज्म फेमिनिज्म एक एग्जाम्पल है, उसके चक्कर में डाइवोर्स रेट हमारी बढ़ गई है। इंडिया में डाइवोर्स रेट कहाँ 0% हुआ करता था, 0 पॉइंट समथिंग % हुआ करता था, आज की डेट में वो 3 से 4% की ऊपर है। वो भी बहुत बड़ा है हमारे लिए, 3 से 4% भी भाई बहुत बड़ा नंबर है हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए, है ना। फिर अब दूसरा ये है कि आपको काम नहीं करना है, आपको काम करना है, शादी लेट करनी है, बच्चे पैदा नहीं करने हैं, काम करना है तो काम में भी अय्याशी करनी है, दारू सुट्टा ये वो फलाना दिमाग, अपनी बॉडी की एस्थेसिस आप वैसे करवा लेते हो। फिर जब आप पहुंचते हो 35-40 की उम्र में, तब आपको लगता है कि यार बहुत हो गया, अब तो कोई बचा ही नहीं जिंदगी में, माँ बाप कब तक साथ देंगे, अब कोई पार्टनर चाहिए। उस टाइम पे 40 साल के आप हो रहे हो, उस टाइम पे आपको पार्टनर चाहिए, और पार्टनर भी ऐसा चाहिए जिसमें कोई खराबी ना हो, जो हम्म एकदम सेटल्ड हो, जो मेरे को 5 लाख रुपए महीने की वो करवा सके। तब तक एक्चुअली रियलिटी में बहुत देर हो चुकी है जब तक ये बात समझ में आती है कि हमारे साथ ही गेम हो गया। हम्म तो ये ओवरऑल जो मेरे को लगता है ना, वो एक्चुअली इंट्रोड्यूस करने का इंडिया में ये एक वही बात है, पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है, जियो पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है, या फिर वही ना कि दुश्मनी, कि हाँ इंडिया कैसे जा सकता है आगे, वो चीज़ भी है कि यार यूथ को खराब कर दो। वो बात सही है, यूथ हाँ। ही ये बात खराब तो हो सही। जाएगा तो। और हमारी बर्थ रेट, हमने पिछली बार भी बात की थी, हमारी बर्थ रेट जो इंडिया की है भैया वो डिक्रीज होती जा रही है ईयर ऑन ईयर। ट्रू। तो शादी नहीं करोगे, बच्चे पैदा नहीं करोगे, तो फिर वो है ना कि हाँ हम बुढ़ापे की तरफ चले जाएंगे। जैसे चाइना है, चाइना में अभी बूढ़ी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, जापान में बुढ़ापे वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है। यूरोप क्यों घुटनों पे आया हुआ है भाई, यूरोप की क्यों बैंड बजी पड़ी है, वहाँ पे बुढ़ापा आया हुआ है, लोगों बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, जवान लोग कम है। और वही चीज़ हमारे साथ लोग बोलते हैं कि हम सबसे यंग कंट्री। अब यंग कंट्री ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, 2000 कितना 35 से 40 के बाद में हम बूढ़ी कंट्री में शामिल होने वाले हैं एकदम। जिस रेट से हम लोग बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रही है ना चीज़ें, लोग शादी नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारा भी जाने वाला है। तो इसलिए जो ग्रोथ खींचनी है, जो हमें काम करने, वो हमारे पास सिर्फ ये आगे 10-15 साल का मैक्सिमम गोल्डन टाइम वही है। बाकी हाँ क्या है, मूवियों पे एक चीज और याद आ हम्म गई मेरे को, कि मूवी में भाई जितने भी चीजें दिखाई जाती है कि 25 साल की लड़की है, 55 साल के बुढ़े शादी कर रही है, वो सब सही है, वो सब कुछ सही नहीं है। अपने माँ बाप से पूछो जाके, कोई कुछ सही नहीं होता। एक किसी आदमी की 4 बीवियां पहले से है, पांचवी तुम बन जाओगी, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन चारों का हुआ है पीछे से सीधी छठी सी बीवी और आ बात है। रही होगी। हाँ हाँ। तो जो बॉलीवुड दिखाता है उस पर भरोसा करोगे तो वो ड्रीम लाइफ वही रह जाएगी, मनीष मल्होत्रा के लहंगे में ही लटके रह जाओगे, और जिंदगी में एक्चुअल में क्या करना चाहिए वो नहीं पता चलेगा, नहीं, सही है बात ना। है, ये तो है। तो वो आजकल ड्रीम वेडिंग और ये सब, हाँ करो, बहुत अच्छी बात है, दिखाओ पैसा है, सपने पूरे करो, मगर रिस्पॉन्सिबल वे में करो, अच्छे तरीके से करो। जिसका अगर आप समाज को कोई योगदान दे सकते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, समाज में योगदान दो उस चीज़ का। अगर आप नहीं दे सकते हो तो कम से कम आप एकदम अंधे होके फॉलो मत करो किसी भी चीज़ को, कि नहीं मेरे को वैस्ट जैसा ही बनना है, वैस्ट जैसा बनना है, एक बार वैस्ट में जाके रह के पहले देख लो वहाँ का कल्चर। ऐसा नहीं होता जैसे मूवियों में दिखा देते हैं, वैसे ही होता है कि हाँ वैस्ट में तो सारे ऐसे ही घूमते हैं, सारा ऐसा ही हो जाता है, रोड पे कोई मिल जाता है, नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता। एक बार जाके रह लो, फिर
अपना एक्सपीरियंस जब होगा ना 2 4 5 साल का, तब सोचना कि हाँ, इंडिया सही था, ये सही है कि हम सही हैं, हमारे माँ बाप सही हैं, हमारा धर्म सही है। एनालाइज करोगे तब पता चलती है चीज़ें। बिना एक्सपीरियंस के मूवी देख के तो वही है भाई, चिल्ला ही लोगे, और तो क्या ही है। नहीं, एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि जैसे धुरंधर और इस टाइप के आपके जो मूवीज आ रही हैं जो एक्चुअल में रियलिटी दिखा रही है, ट्रुथ दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि वहां से भी थोड़ा धीरे धीरे शायद मूवमेंट आएगा। जैसे पुष्पा आई, उससे पहले क्या बोलते हैं RRR आई, फिर क्या बोलते हैं उससे पहले बाहुबली आए, तो हिंदू कल्चर और हिंदू आत्मीयता को दिखाने वाला या इवन भारतीय संस्कृति को दिखाने वाली चीजें मूवीज बनी, तो उससे लोगों से इफेक्ट पड़ा। यानी लोगों में आज के डेट में मैं ये मानता हूँ कि इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इतने सारी जगह बीजेपी आ रही है, इतने सारी जगह लोग आ रहे हैं, तो लोगों के अंदर कुछ ना कुछ तो आइडिया जा रहे होंगे ना, तभी आ रही है। हाँ, मैं मानता हूँ 1% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डाइल्यूट हो रही है, वो उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, उनको जागरूक करना इम्पोर्टेंट है। और उनके तरफ यानी उनको सोचना चाहिए कि क्या बोलते हैं कि आप क्यों कर रहे हो भाई। कोई भी चीज़ मैं हमेशा मानता हूँ, कोई भी चीज़ आदमी करता है, आप साइंस की बातें करते हो बड़ी बड़ी, अरे यार साइंस तो अच्छा है, वेद तो बेकार है, या तो ये तो ऐसा है या ये वैसा है। तो साइंस जो आप क्या बोलते हो, साइंस तो यही बोलते हो ना, आप पहले उसको प्रूफ करोगे तभी तो बताओगे ना आप। ऐसे तो बता नहीं लोगे। अभी जैसे बिग बैंग थ्योरी बना के रखा है, बिग बैंग थ्योरी का प्रूफ थोड़े है, वो तो उसने अपने मन से बना दिया कि हाँ ये बिग बैंग ऐसे हुआ अब होगा। उसने इक्वेशन बोर्ड पे लिख दी, बोले हाँ हमने हाँ, इक्वेशन सॉल्व कर दी, तो तो अभी इसके हिसाब से बिग बैंग कोई थ्योरी उसका है। प्रूफ नहीं है अभी भी। प्रूफ अभी तक किसी चीज का नहीं है। प्रूफ अभी तक से निकालते हैं जो प्रूफ होता है। जैसे आपने A=B किया आपने, तो पाँच आपने A की वैल्यू 5 दी, आपने B की वैल्यू 5 दी, बराबर हो गया, ठीक है। प्रूफ किया ना आपने कि हाँ 5=5 है। तो वहां पे प्रूविंग, जब आपके पास कोई भी चीज कर रहे हो, फेमिनिज्म आपने अपना लिया, आपने सोचा कि नहीं यार मैं क्या बोलते हैं मॉडर्न बन जाऊं, या मैं क्या बोलते हैं बड़े लड़के से शादी कर लूं, भले उसका पैसा है। तो उस चीज में मेरे हिसाब से सेंस ये होना चाहिए कि क्या बोलते हैं कि आपको एनालाइज करना चाहिए। पहले कोई भी चीज काम कर रहे हो उसमें एनालाइज करो कि कर क्यों रहे हो भाई। हाँ ठीक है, इफ यू आर मनी माइंडेड और गोल्ड डिगर दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन हाँ, अगर आप क्या क्या बोलते हैं, आपको पता है कि आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं प्यार कर रहा हूँ या मैं लव कर रहा हूँ, प्रेम होता है, प्रेम का कोई सीमा नहीं होती, मैं हमेशा मानता हूँ। लेकिन प्रेम अलग चीज होती है और लस्ट अलग चीज होती है। प्रेम होता है जैसे कृष्ण और राधा का प्रेम था। राधा कृष्ण से कभी मिली नहीं, यानी यानी उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उनका प्रेम समाप्त नहीं हुआ कभी भी। तो वो प्रेम जैसे क्या बोलते हैं मीराबाई का प्रेम था क्या बोलते हैं कृष्ण के लिए, तो मीराबाई को कभी कृष्ण मिले नहीं, कभी उन्हें शादी नहीं की, उन्होंने मान लिया कि मेरे हस्बैंड है ये, या मेरे ख्याल से पति है ये। तो प्रेम वो होता है, प्रेम का मतलब ये नहीं होता क्या बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ ये सोच के चलना कि क्या बोलते हैं कि हाँ शादी कर लेना, ये कर लेना, ये करेंगे। नहीं नहीं, अब वो प्रेम से आपने एक बहुत अच्छी चीज याद दिलाई मेरे को, फिर से हाँ, मूवी की बात करूंगा मैं। हाँ, कि जैसे मूवी में दिखाते हैं ना कि अगर आपको प्रेम है और किसी ने अगर ना बोल दिया तो मुंह पे कुछ फेंक देंगे, हम ये कर देंगे, लड़की को उठा के ले जाएंगे, लड़की को स्टॉक कर लेंगे 10 15 दिन, उसके पीछे 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 घूमेंगे, लड़ाई वड़ाई करेंगे, लड़की थप्पड़ उप्पड़ मारेगी, उसको प्यार हो जाएगा। तो भाई बॉलीवुड वालों की इमेजिनेशन आजकल लड़कों की, जैसे ये इस चीज का सबसे बुरा इफेक्ट है ना लड़कों पे पड़ा। हम्म, लड़कों को यही लगता है, इंडिया में आप चले जाओ, लड़कों की मेंटेलिटी, मैंने बाहर भी ये चीज देखी है भैया, लड़के बाहर भी जाते हैं ना, लड़के पीछे भी चल जाते हैं, बोले नहीं नहीं पीछे पीछे जाएंगे प्यार हो जाएगा। मैं पागल हो गया बे, तुम थप्पड़ उठा के मारेगी हो, वो कोई तो वो ये प्यार व्यार नहीं ऑस्ट्रेलिया होता। वाला कांड हुआ था ना, एक ऑस्ट्रेलिया में एक लड़का था, वो दो लड़कियों के पीछे कर रहा था, जब वो कोर्ट हाँ हाँ भाई केस बिल्कुल। कोर्ट में गया, तो कोर्ट में बोलता है कि हमारी तो बॉलीवुड मूवी में ही ऐसा हाँ ऐसा बॉलीवुड दिखाते में हैं। दिखाते हैं, सिंगापुर में सेम काम हुआ था, सिंगापुर में भी सेम स्टेटमेंट दिया है, बोले यार हमारे तो मूवी में देखा भाई हमने, हमें मूवी से ज्ञान आया है, ये पीछे पीछे जाएंगे लड़कियों के, लड़कियां 2 4 दिन नखरे करेगी, बाद में हाँ बोल देगी, लड़ाई से ही प्यार होता है हमारे यहाँ तो। बोले ये सब नहीं होता है, और लड़कियों को भी वो चीज, लड़कियां इस चीज से रिलेट कर पाएंगी कि जब कोई बिना आपकी मर्जी के जैसे पीछे आता है या कुछ भी कमेंट पास करता है, कोई बुरा लगता है चीज़ों को ना, तो वो चीज़ है कि अगर आपको वो चीज़ सही नहीं लग रही मूवियों के हिसाब से आपकी अपनी लाइफ में, तो बाकी चीज़ों को भी तो उस लेवल से, उस नज़र से देखो ना कि हर चीज़ सही नहीं हो सकती। और लड़कों को भी भाई यही रिक्वेस्ट है कि ये सब चुतियापा बंद करो, मूवियों के चक्कर में कोई पिटवा जाओगे तो घर वाले सोच रहे हो हमारा लौंडा पढ़ लिख के आएगा, लौंडा पीछे पीछे घूम रहा है कहीं पे, वो सब चीज़ नहीं है, सीरियस होना जरूरी है एक लेवल पे, इंसान को मौज मस्ती अलग चीज़ होती है, और ये सब चीज़ें किसी को फॉलो करना और किसी के लिए मतलब एकदम पागल ही हो जाना,
जैसे उस टाइम पे एड हुई थी अल्लू अर्जुन वाले में, फिर अपने वो जो बेंगलोर में शायद क्रिकेटर्स की जो टीम आई थी, भाई इतना क्या पागलपन है भैया, अपनी जान अपने परिवार का सोच लो एक बार, इतना ज्यादा फॉलो करने से पहले किसी को। तो यही चीज है हम्म। कि हाँ, बाकी सब समझदार है। हाँ, बाकी लोगों के ऊपर है, लोगों पे हम छोड़ते हैं, जो वो सोचना चाहते हैं करना चाहते हैं करें भाई, लेकिन चीज़ों को बाकी अब समझे, चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और आप, हमारे हिसाब से आज 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 के डेट में आप धर्म क्षेत्र में बैठे हुए हो, एक्चुअल में रियल में इट्स नॉट ओनली कि क्या बोलते हैं कि आप गोली बंदूक और वो चलेंगे। आज के हर चीज़ पे सिर्फ वॉर ही हो रहा है। चाहे आप वो क्या बोलते हैं इमिग्रेंट्स पे वॉर हो रहा है, और सिर्फ इमिग्रेंट सिर्फ इंडिया में वॉर नहीं हो रहा, पूरे वर्ल्ड लेवल में वॉर चल रहा है इमिग्रेंट्स का। चाहे आप यूरोप ले लो, चाहे इंडिया ले लो, चाहे कोई भी कंट्री ले लो, आप कहीं भी देखोगे कहीं भी वॉर ही चल रहा है। तो आप अब पाकिस्तान, में वॉर जोन में बैठे ही हुए हो। पाकिस्तान में भी चल रहा है भाई। हाँ, पाकिस्तान के अंदर तो तीन तीन तरह से वॉर चल। पाकिस्तान पाकिस्तान। वाले पाकिस्तान वाले दुखी हैं कि अफगानी अफगानी लोग हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, बोलो वो लोग भी दुखी है इमिग्रेंट से, बताओ। हाँ, वो तो है। अब पाकिस्तान जैसी कंट्री अगर दुखी हो सकती है इमिग्रेशन से, इमिग्रेंट सही लोगों से, बात। अफगानी जो पड़ोसी हैं उनके आने से, तो हमारा तो बनता है भाई, हम तो हमारा इतनी तो बड़ी, बनता इतनी हाँ। डाइवर्स कंट्री, और क्या। इतनी डाइवर्स कंट्री है कि हम अपने लोगों को संभाल लें पहले वो। वो तो वो दूसरी ये चीज है कि वो मुस्लिम अपने मुस्लिम भाई भाई है, उसके बाद भी और क्या। अपने इमिग्रेंट से परेशान है भाई। हम तो भाई हिंदू, हम तो सनातनी है भाई, हम सनातनी अलग होके भाई मुस्लिम है वो तो आतंक आके मचा रहे हैं हमारे यहाँ। तो हम तो चाहते हैं कि भाई यहाँ से जाए, भाई यहाँ से कम हो हम इनसे। और क्या भाई, हमें ये नहीं चाहिए कि जब घर से बाहर निकले तो ये सोचना पड़े कि शाम को बाहर जा रहे हैं या दिन में बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कोई पीछे से आ गया या किसी ने कुछ कर दिया तो। हमें चाहिए जब भी घर से बाहर निकले ये हो सेफ है, कुछ नहीं हो रहा, कहीं पे नहीं हो रहा। मेरे को लिटरली, मेरे को ना तो कलकत्ता वाला हाल चाहिए ना मालदा वाला हाल चाहिए भाई, सीधी बात है, पूरे इंडिया में सेफ होना चाहिए। आपको ये नहीं फील मेरे होना हिसाब से चाहिए देखो, कि सेफ का तो मैं तो हमेशा ही मानता हूँ कि मुझे लगता है कि जैसे यूएस में गन लाइसेंस मिलते हैं ना, भारत में भी मिलने चाहिए। मैंने एक चीज नोटिस की अरे है। नहीं भैया, नहीं, होना भैया चाहिए नहीं, भाई। आप एक कभी होना कभी चाहिए, जान, आप कभी लाइसेंस होना भिंड चाहिए, मुरैना जाना। लाइसेंस। हाँ, मैं भिंड मुरैना की बात करता हूँ। भिंड मुरैना एक ऐसी जगह है, ग्वालियर के पास में जगह पड़ती है, जहाँ पे चंबल की नदी जाती है जो कोटा से आती वो मानता हूँ, वो सही है। है। हर बंदे के पास वो है। और वहां पे जो सफाया हुआ है ना इन सब का, जो डाकू थे ये समाप्त हुए हैं, वो इसीलिए समाप्त हुए हैं कि वहां पे लोगों तक पहुंच गया वो। तो वो वो चीज़ डाकू आपकी, खुद डरने लगे, खुद आत्मसमर्पण किया उन्होंने। वो आपकी बात सही है, वो एकदम सत्य है कि हाँ, उस एरिया में जो प्रभावित एरिया था चंबल वाला, उस पे ये चीज़ हुई है। मगर मेरा जो कॉन्फिडेंस पर्सनल लेवल पे है ना, वो हमारी जनता में ऐसा है कि भाई अगर आप लाइसेंस दे दोगे ना सबको, छोटी छोटी बात पे वो निकाल लेंगे। बाहर गए दुकान पे, बोले पान खिला दो, पैसे नहीं है, ये लो गोली मार देंगे, ऐसा ऐसा लोग करने लग जाएंगे भैया। अपनी जनता का दिमाग है ना, वो चलता है, जो आपको याद होगा एक बार, आपने देखा होगा नहीं देखा होगा कि पहाड़ में जाके क्या कर रहे हैं, एकदम बर्फ पे बैठ के बोतल खोल के शर्टे वर्टे खोल के नाच रहे हैं, ये सब बकचोदी कचरा फैला रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमारी जनता उस लेवल वाली जनता है। नहीं, लेकिन मुझे, हम लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि चलो ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे ना हो। जैसे हिमंता ने बोला था, हिमंता बिस्वा ने, जो असम के चीफ मिनिस्टर है भाई, उन्होंने ये सही चीज की थी कि जो भी गांव है जो भी अफेक्टेड है, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है या फिर इमिग्रेंट्स आसपास ज्यादा दिख रहे हैं, तो वहां पे बोल दिया था कि उनको क्या बोलती है, हथियार रखने के लिए। अभी बोला है, शायद वो पास हुआ है नहीं पास हुआ है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन ये करने वाले हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई उन सबके पास कोई ना कोई औजार होगा, चाहे वो गन हो गए, चाहे वो चाकू होगा, चाहे तलवार होगी। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट वहां पे ना हो कि हर बंदे को लागू ना करो, देखो बॉर्डर लेकिन आप एक स्टेट्स में, पर्टिकुलर एरिया को निकाल लो जहाँ पे लगता है कि ना यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे लीगलाइज कर दो। देखो बॉर्डर स्टेट्स के अंदर जो आपके जो अफेक्टेड एरिया हैं, जो आप बोल रहे हो एकदम सही बात बोल रहे हो, मैं एग्री हूँ, उस चीज़ से एग्री करता हूँ एकदम 100% कि हाँ, आप लोगों को परमिशन दो वेपन्स यूज़ करने की वहाँ पे, अगर आपकी जान पे कोई चीज़ आती है, आपको लगता है कि खतरा है। बॉर्डर स्टेट्स पे तो पूरे इंडिया में चीज़ करना खतरनाक है। मगर हाँ, जो एकदम पूरे मतलब बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, जैसे हाँ, जैसे अभी कश्मीर, जम्मू में अलाउ कर रहे हैं, जम्मू में लोगों को ट्रेनिंग हाँ, दी जा रही है जो लोकल्स को एक, वहाँ पे। हाँ, तो वो चीज़ है कि जब आप ऐसी वर्ल्ड जो है ना कि हाई पॉसिबिलिटी वाली जगह पे आप रह रहे हो, वहाँ पे आप अलाउ करो, वहाँ पे लोगों को जैसे ट्रेन करो, जब बता रहा हूँ ना कि जम्मू में ट्रेन कर रहे हैं, तो आप लोगों को ट्रेन करो, एक्चुअल में बताओ कि इसका सही इस्तेमाल कैसे, कब, क्यों, कहाँ पे करना।
वो चीज़ पॉसिबल है, मगर पूरे इंडिया में भाई नहीं है। पूरे इंडिया में आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक बंदूक का लाइसेंस लेना बहुत इजी था, पता है। है ना? कि आप बंदूक का लाइसेंस ले लो, मिल जाता था कि यार यहाँ थोड़ा खर्चा होता था कि हाँ ठीक है पैसे। बहुत लोगों ने बंदूक के लाइसेंस ले लिए और वही लहराने वाली गाड़ियों में जा रहे हो। उसके बाद में गवर्नमेंट ने ये फिर से टाइट किया कि भैया बंदूक का लाइसेंस लेना इतना इजी नहीं रहेगा। हम्म। वो चीज़ उसके बाद में कंट्रोल हुई है, मगर हाँ देखते हैं। ओ भाई। ठीक है। आज आज की चर्चा हमारी बहुत अच्छी रही। बहुत हमने बहुत डिफरेंट टॉपिक से बात की है, और काफ़ी लोग को, अगर जो जो देख रहे हैं इसको, उनको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। और लाइक हम दोनों का चैनल है धर्मक्षेत्र, और विजय जी का है धर्म अनसेंसर्ड, तो दोनों को देखिए। आप दोनों पे हम वीडियोस डालने वाले हैं, और आगे मिलते हैं जल्दी, और नए प्रॉब्लम, नए इश्यूज, नए उसके साथ। और आपको कोई क्वेश्चंस हो इस पे, कोई चीज़ें हो, तो आप इस पे कमेंट्स करें, और टाइम मिले तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है। या ठीक कोई है विजय जी। फीडबैक हो या हाँ, कोई कुछ भी, फीडबैक भी हो आपके पास, कुछ भी हो तो या कोई टॉपिक हो जिस पे डिस्कशन करना चाहिए हम लोग को, आपको तो करना हाँ। और आपको कमेंट कोई लगता है में कि कोई बताओ। और गेस्ट या किसी और लोग को भी इंक्लूड करना चाहिए, तो वो भी आप रेडी है, उसमें बात कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक चलिए। है। ठीक है, नमस्कार विजय जी। फिर नमस्कार मिलते हैं। सर, जय श्री नमस्कार, राम। श्री राम।